में क्या क्या एल्गोरिदम हो सकता है? ये बबल शॉट, देन कैन someone can tell this one? Bubble shot, insertion shot, then selection shot, right? Selection shot, merge shot, then selection shot, predict shot. We will come to that point. Predict shot, then count shot, and then mass shot, right? Mass shot, and then quick shot, and then another shot shooting algorithm left. That we learned, that are not written here. Keep shot, right? These are the shorting algorithm that a BTech student should know. This is a shorting algorithm. You should know this one. But from a interview perspective, for the written exam perspective, these three is very important. These three are very important. You can't ignore this because most of the students what happen, they know that mass shot का algorithm का time complexity अच्छा है, quick shot का time complexity अच्छा है, bubble shot, insertion shot या फिर selection shots है, तो हम लोग को जरूरत नहीं है bubble shot या selection shot पढ़ना. But that's where they missed out a big opportunity. This is like एक तो सवाल रह ही जाएगा आपका bubble shot या फिर selection shot से. इंसर्शन शॉट तो फिर भी आसान है. इंसर्शन शॉट तो आपको फिर भी मतलब क्या, जो कार्ड खेलते हैं वो कार्ड गेम की तरह है, तो इसमें याद रह जाएगा. मतलब अगर तो पत्ते खेलोगे, कार्ड्स कोई खेलोगे आप लोग, तो आइडिया लग जाएगा. इंसर्शन शॉट आपका नहीं भी पढ़ेंगे एग्जाम से पहले, फिर भी आप लोग कर लेंगे उससे सवाल, ठीक है ना. लेकिन बबल शॉट और सिलेक्शन शॉट थोड़ा देख के जाना जरूरी है. एक बार देख लेंगे रिटर्न एग्जाम के परस्पेक्टिव से. रिटर्न एग्जाम में पूछे जा सकता है, इवन इंटरव्यू में भी किस तरह से टैकल करना है क्वेश्चन को, वो इंपॉर्टेंट है. तो रिटर्न एग्जाम के परस्पेक्टिव दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, बबल शॉट एंड सिलेक्शन शॉट. रेडिक शॉट और काउंट शॉट को आप इग्नोर कर सकते हैं अगर शॉटिंग के परस्पेक्टिव दिखा जाए तो. मतलब रिटर्न एंड मोर और लेस इंटरव्यू में, फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए भी रेडिक शॉट और काउंट शॉट आप क्या कर सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं. लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर में हो, आई थिंक यू ऑल आर फ्रॉम सेकेंड ईयर, राइट? सेकेंड ईयर फोर्थ ईयर, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर. तो सेकेंड ईयर में अगर हो तो आपके पास बहुत टाइम है. तो दिस आर द 8 शॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट वी हैव टू गो थ्रू. ओके, और रिटर्न के हिसाब से बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट मिस मत कर, एक पॉसिबल नहीं है मिस करना. और इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से तो पॉसिबल नहीं है इन तीनों को मिस करना. इम्प्लीमेंटेशन वाइज ऑल्सो दिस थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट. इम्प्लीमेंट करना आना ही पर चाहिए आप लोग, और एकदम डिटेल्स होना चाहिए आपका. एक ऐसा नहीं कि बस इम्प्लीमेंट करते क्यों किए, मतलब कौन सा केस है वो वर्स्ट केस देगा, कौन सा केस पे वो बेस्ट केस देगा. तो अगर आपको बोला गया मास शॉट, आई थिंक मास शॉट, क्विक शॉट आप लोग ने पढ़े होंगे, तो मास शॉट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? मास शॉट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी of n log n. n log n, right? मास शॉट का. एंड देन क्विक शॉट का, दिस इज ऑन एन एवरेज, राइट? बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस दोनों का n log n है. इसीलिए हम लोग किसी भी टाइम, किसी भी एल्गोरिथम का हम लोग एवरेज तीन होता है ना. एक वो बेस्ट केस होता है, एक होता है वर्स्ट केस, एक होता है एवरेज केस, राइट? तो बहुत लोगों को दिक्कत आ सकता है एवरेज केस कब रिप्रेजेंट करें. एवरेज केस मतलब थीटा, वर्स्ट केस मतलब बीगो, बेस्ट केस मतलब आई थिंक इट्स रिटन लाइक दैट, राइट? तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है हम लोग थीटा कब रिप्रेजेंट करें, दिस वन एवरेज केस कब रिप्रेजेंट करें. याद रखो किसी भी एल्गोरिथम का अगर बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम हो तो उस केस में उसको एवरेज केस से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. इस नोटेशन का तभी यूज है जब किसी एल्गोरिथम का बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम हो. अदरवाइज यू शुड नॉट यूज दिस वन. बहुत इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिस आउट करते हैं. क्योंकि आप ये जो पॉइंट है ना, जो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम बैठे हुए गेट एग्जाम में या फिर आप इन फ्यूचर में अगर नेट एग्जाम में बैठते हो तो इसी पॉइंट से क्राइटेरिया गेम खेलते हैं. किसी एग्जाम में लिख देगा आपको, क्लास चल रहा है, अगर आपको किसी एग्जाम में लिख दिया आपको मास्टर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, दिस वन बिग ऑफ n log n, अगर लिख दिया मास्टर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक ऑप्शन दे दिया दिस वन ऑफ n log n. ओके, अगर फिर से लिख दे थीटा ऑफ n log n, ठीक है, स्मॉल ऑफ n log n. इस सभी केस में सब लोग वैलिड है, राइट? क्योंकि उस केस में आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वर्स्ट केस में n log n है, बेस्ट केस में n log n है. उस केस में आप कौन सा चूज करेंगे? देयर एक कन्फ्यूजन कम्स इनटू पिक्चर. ओके, उस कन्फ्यूजन दूर करने के लिए दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, इन दैट केस दिस इज रॉन्ग.
this is wrong. Representing master algorithm time with Biko. I'm not saying this one because whenever there is ambiguity comes into picture, किसी भी एल्गोरिथम को यही बोल रहा हूँ, किसी भी एल्गोरिथम का वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम हो, उस केस में हम लोग उसको थीटा नोटेशन देते हैं, और थीटा नोटेशन तभी देंगे, इससे सिर्फ किसी भी चीज में हम लोग थीटा नोटेशन यूज नहीं करते। आई थिंक मार्कशॉट का क्लियर है, मार्कशॉट में थीटा नोटेशन आएगा। और क्विक शॉट में क्या क्या आ सकते हैं? क्विक शॉट में ऑफ n स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आएगा, बिग ऑफ ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आएगा आपका इसमें वर्स्ट केस में, और बेस्ट बाकी सब में ऑफ n log n। उसमें क्या नोटेशन यूज करेंगे? थीटा और दिस वन, थीटा यूज करेंगे ना दिस वन यूज करेंगे? कौन सा करेक्ट है देखना, n log n n log n, कौन सा करेक्ट है? वर्स्ट केस ठीक है, वर्स्ट केस में बिग हो, बट वो बेस्ट केस में तो दिस वन ए बी यूज कर सकते हैं, कौन सा यूज करेंगे? थीटा यूज करेंगे या फिर ओमेगा? इन दैट केस थीटा कम्स इनटू पिक्चर, थीटा कम्स इनटू पिक्चर। उसमें भी एवरेज केस में n log n आता है, ये भी याद रखो थोड़ा बहुत। जहां पर भी मतलब क्या आपका मतलब क्या, दोनों का अगर सेम हो ठीक है, उस केस में थीटा तो आना ही है। उसके बाद भी इस पिक्चर में जहां पर मोर देन वन पिक्चर आ जाता है, जहां पर मोर देन वन ऑप्शन है, सपोज इस केस में क्या है, वर्स्ट केस दिस वन, बेस्ट केस में आपको पता ही नहीं क्या हो सकता है, आपको पता ही नहीं होगा सबसे। बेस्ट केस में भी ओट्स देखना, बेस्ट केस में भी ओट्स देखना। बेस्ट केस क्या हो सकता है? n log n टाइम, राइट। इस केस में भी ओट्स देखना, ओट्स क्या हो सकता है? ओट्स मतलब थीटा, इसके ओमेगा के बाद क्या है? थीटा आता है, राइट। बेस्ट केस में भी आपको ओट्स देखना। दिस इज द एल्गोरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इस तरह से हम लोग डिफाइन, बेस्ट केस में भी दिस इज बेस्ट केस, n log n शुड बी द बेस्ट केस, बट बेस्ट केस में भी आपको वर्स्ट टाइम देखना है। वर्स्ट का आपसे रिप्रेजेंट करेंगे एवरेज से, क्योंकि दिस इज द स्मॉलेस्ट, दिस वन इज स्मॉलर देन दिस वन, राइट। तो उसमें भी वर्स्ट देखना है। आई थिंक इट इज क्लियर टू। यस सर। तो अगर आपको इंटरव्यू पूछा जाए, आपको कोई इनपुट दे दिया, सपोज कोई इनपुट दे दिया 5 3 6 1 -1, राइट। इसको शॉर्ट करके दो, तो क्या करोगे आप लोग? अब एज ए इंटरव्यू मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ट्राई टू शॉर्ट दिस एल्गोरिथम, ट्राई टू शॉर्ट दिस इनपुट, आप क्या करोगे? बबल शॉट यूज करेंगे। बबल शॉट है क्यों? क्योंकि ब्रूट फोर्स से जाके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होता है, कम करना है हर प्रोसेस में। ओके, एंड एनी अदर बबल शॉट क्यों चूज किए? वन रादर बिकॉज़ बबल शॉट के ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, सेशन शॉट भी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, इन दिस शॉट ऑर्डर ऑफ n इन बेस्ट केस, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर इन वर्स्ट केस, राइट। यही होता है। तो आपने बबल शॉट क्यों चूज किए? आपको स्पेसिफिकली बोलना नहीं है किसी को। अगर आपको बोला गया है शॉर्ट करो, शॉर्ट करने का अगर स्पेसिफिक कुछ इंटरव्यू जब तक आपको नहीं बोलता है, आप डायरेक्ट क्या बोले सर बबल शॉट यूज करेंगे, राइट। आपको कुछ बोलना नहीं है। इंटरव्यू अगर स्पेसिफिकली आपसे कुछ नहीं बोलता ना, जस्ट इंटरव्यू अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ ना बोले, बबल शॉट सिलेक्शन कुछ भी नहीं बोलना है, इवन दो यू आर यूजिंग बबल शॉट, आपको मेंशन नहीं करना है वो चीज, ठीक है ना। आपको मेंशन नहीं करना है वो चीज, बात उसमें फंस जाएंगे, क्योंकि आपको पहले क्योंकि आपका इंटरव्यू लास्टिंग कितना घंटा करेगा? 1 घंटा मैक्सिमम 1 घंटा लास्टिंग करेगा। तो इंटरव्यू आप क्या चाहते हैं? इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले ना, आप इंटरव्यू को मैनिपुलेट करें। आप अगर इंटरव्यू को मैनिपुलेट खुद से करते हैं तब आपका कंट्रोल होगा हाथ में उस इंटरव्यू को चलाने में। आपका हाथ का कंट्रोल हुआ, अगर बोलते हैं घोड़े का लगाम आपके हाथ में होगा, तभी आप इंटरव्यू को जीत पाएंगे। घोड़े का लगाम अगर इंटरव्यू के हाथ में दे दोगे फिर तो मुश्किल होने वाला है। अगर आपको पहले ही बोल दिया, आपको बोला शॉर्ट करना, बस शॉर्टिंग कर तुम, आपको बोलना जरूरी नहीं, लिखना चालू कर दो। स्पेसिफिक कुछ मत बोलो। लिखने के बाद आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेंशन करना जरूरी है। टाइम कोई भी एल्गोरिथम लिखो, आपको स्पेसिफिक मत बोलो बबल शॉट सर, बबल शॉट से मैं कर सकता हूँ, या फिर आपको लिखने के बाद ही बोलना नहीं बबल शॉट है बोल के, कि उसको क्या लगेगा इंटरव्यू में रटा मारना है, बस सिंपल, राइट। आप कोई भी शॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाओ, शॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा दो, उसके बाद आपको बोलना है दिस इज द एल्गोरिथम दैट आई एम प्रपोजिंग, this is my code that I am proposing for shorting this algorithm whose time complexity is order of n square and space complexity may be order of 1। ठीक है, घंटा फर्क नहीं पड़ता अपने उस केस में। आप एक सेफ साइड में,
आपको ए भी बोलने की जरूरत नहीं पड़े बबल शॉट है कि नहीं। अगर अगर वो पूछे व्हाट काइंड ऑफ एल्गोरिथम इट इज, आप इस एल्गोरिथम को स्पेसिफिक नाम अगर बोला जाए, उस इंटरव्यू अगर सवाल पूछे इस एल्गोरिथम को क्या कुछ स्पेसिफिक नाम, तब आप बोल दीजिएगा बबल शॉट, उससे पहले कुछ मत बोलिएगा। आप प्रिज्यूम एज्यूम मत कीजिएगा। इंटरव्यूअर आपसे कुछ बोलने को चाह रहा है पर कुछ भी नहीं, इंटरव्यू आपसे पूछे बस शॉर्ट करने के लिए, आपको बस शॉर्ट करने का कुछ एल्गोरिथम लिख देना है बस। एल्गोरिथम लिखने के बाद सबसे बड़ा बात है उस एल्गोरिथम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगे उसका एनालिसिस करिए। उसके बाद उस एल्गोरिथम में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगे उसको रिप्रेजेंट कीजिए। उसके बाद अगर इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछता है, मोस्ट ऑफ द केसेस इंटरव्यूअर कभी भी आपसे स्पेसिफिक एल्गोरिथम के बारे में नहीं पूछेगा। अगर पूछता है तो बता दीजिएगा, रेडी रहिए कि आपको पता है कौन सा शॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाए हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द केसेस इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकता है, ट्राई टू रिड्यूस दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ट्राई टू रिड्यूस दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उस केस में भी आप स्पेसिफिकली मत बोलेगा मैं मार्क शॉट यूज कर रहा हूँ, क्विक शॉट यूज कर रहा हूँ। आप बस कोड लिखिए, आप बस कोड लिखिए। उससे क्या होगा ना, मतलब इंटरव्यू के पास एक मतलब इंप्रेशन जाता है, बंदा ठीक है, बंदा रट्टा मार के नहीं है, बंदा का पास प्रोसीजर है, एक जो भी बोला जा रहा है उतना ही काम कर रहा है। दिस इज द प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म में कुछ बढ़ा चढ़ा के भी काम नहीं करना है, कुछ कम भी काम नहीं करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रोफेशनलिज्म में क्या होता है ना, कोई ऐसे भी होता है करके बोलता है ना आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, यूपीएससी करके आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, ये कर दें वो कर दें, पॉसिबल नहीं भाई। वो एक प्रोफेशनल जॉब है। आपको जितना कहा जाएगा आपको दायरे के अंदर ही काम करना है, जितना कहा जाएगा उतना ही करना है, उससे ज्यादा भी नहीं कम नहीं। ज्यादा करने जाओगे तो मरोगे, कम करोगे तो आपको ऊपर वाला बंदा मार देगा, राइट। तो इन एवरी प्रोफेशनल केस इंपॉर्टेंट जो आपको बोला जाए वही काम कीजिए, उससे कम भी नहीं उससे ज्यादा भी नहीं, सिंपल सा बात है। अगर शॉर्ट करने बोले शॉर्टिंग एल्गोरिथम पहले लिखिए, उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेंशन कीजिए, उस एल्गोरिथम कितना लगेगा। उसके बाद अगर इंटरव्यू बोलता है, खुद से बोलता है ये एल्गोरिथम कुछ स्पेसिफिक नाम होगा क्या, अगर उसको पता लग जाएगा बाबुल शॉट पता है तो उसको, तो वो बोल रही है बाबुल शॉट यूज किया हूँ, राइट। अगर वो उसके बाद भी बोलते बाबुल शॉट ही क्यों, उसके बाद बोलिए सर देयर मे बी मेनी एल्गोरिथम ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम whose time complexity is similar to the bubble shot algorithm, like we have this insertion shot whose time complexity is order of n square also, another is selection shot whose time complexity also order of n square. So I am taking one approach, this is one approach. There may be multiple approaches there like insertion shot and selection shot, whose time complexity nearly same order of n square and their space complexity was also same like order of 1. देन उसके बाद इंटरव्यू अगर पूछे, दिस इज द पॉजिटिव अप्रोच, राइट। अगर इसके बाद इंटरव्यू पूछेगा आपसे, मोस्ट ऑफ द केसेस पूछा जा सकता है कि आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कीजिए, तब आप मूव के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस मतलब n स्क्वायर से n log n जाने का कौन सा एल्गोरिथम है, एक तो है मार्क शॉट, एक है क्विक शॉट, राइट। कोई भी एल्गोरिथम आप पकड़ लीजिए, आपको बोला नहीं कि आपको मार्क शॉट यूज करना है, कुछ आप बस कोड लिख दीजिए, बस कोड लिखने के बाद उसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोल दीजिए। जैसे अगर मार्क शॉट अगर लेते हो तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको लग जाएगा n log n, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको लग जाएगा ऑर्डर ऑफ n टाइम, राइट। तो इंटरव्यू के बाद में फिर से पूछेगा कौन सा एल्गोरिथम, तो बोल दीजिए मार्क शॉट। तो वो बोलते हैं ये तो ऑर्डर ऑफ n टाइम ले लिया, आपका टाइम कॉम्प्लेक्स ज्यादा ले लिया ऑर्डर ऑफ 1 से ऑर्डर ऑफ n, लेकिन आप बोल दीजिएगा सर आपने बोला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए, आपने इसको स्पेसिफिकली बोला था स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर रिड्यूस करना है तो मैं जाऊंगा क्विक शॉट पे, जहाँ पर मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगा एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर 1 हो जाएगा, खत्म। तो आपका इंटरव्यू टाइम जो 1 घंटा था, आपका जो इंटरव्यू टाइम था 1 घंटा का, आपने खुद मैनिपुलेट किया उस 1 घंटा में, जहाँ पर आपका इजी सवाल आपको जो पता है उसको मैनिपुलेट करके आप उसको नियर अबाउट 3 to 4 मिनट का जो क्वेश्चन आप कर सकते थे, मतलब करना चाहिए था, आप उसे 15 मिनट तक खींच दिए। दिस इज व्हाट आप आपके साइड में बेनिफिशियल हो, राइट। अगर 1 घंटा का इंटरव्यू 60 मिनट के इंटरव्यू में अगर आप सवाल 5 मिनट में करते हो, वो भी रॉन्ग इंप्रेशन के साथ, तो नियर अबाउट 55 मिनट बचता है आपका इंटरव्यू हाथ में, और 55 मिनट में 10-12 क्वेश्चन तो पूछ ही देगा, और 10-12 में से शायद आप 4-5 ही आंसर कर पाओ, मोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर वो 60 मिनट टाइम इंटरवल में अगर आप 15 to 20 मिनट्स आप एक सवाल में एक बेटर अप्रोच के साथ आंसर करो, तो आपके पास 15-20 मिनट खा गया, बाकी कितना रहा 45 to 40 मिनट्स, और 45 to 40 मिनट में कितना सवाल पूछ सकता है, हार्डली 7 to 8 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 7 to 8 क्वेश्चन में कितना सवाल आप कर सकते हो, नियर अबाउट वो इतना सवाल तो पूछ लेगा कि आप 3-4 सवाल कर ही थे, वो कुछ इज बेटर, this is better approach, this is a positive approach,
और आप उसमें इंटरव्यू खुद चला रहे हो ना कि इंटरव्यू आपको इंटरव्यू ले रहा है, याद रखो इंटरव्यू को प्रोसेस का सिस्टम लोगों को आता है, फिर दिक्कत आता है कि वही बात है पॉसिबल नहीं है कि 12 सवाल इंटरव्यू पूछे तो आपको हार्डली से 7 to 6 और 7 क्वेश्चन आ जाए, पॉसिबल। आई थिंक इट इज क्लियर किस तरह से आपको शॉर्टिंग एल्गोरिथम को प्रोसेस करना है। आप इसको नहीं आता है वो देख लो थोड़ा, ये सब एल्गोरिथम क्या है, थोड़ा पढ़ लिया करें थोड़ा ये एग्जाम से पहले, क्योंकि दिस इज फॉर द व्हाट इंटरव्यू किस तरह से प्रिपरेशन किया जा सकता है, इंटरव्यू किस तरह से, तो इसमें पढ़ने बैठ जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, आज और कल में खत्म। So these are the things that you have to look for shorting point of view, shorting algorithm point of view. Okay. Now coming to the what? Now coming to the point of searching algorithm. सर्चिंग में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या सर्च करेगा तुम लोग? linear and binary. लीनियर एंड बाइनरी, मोस्ट ऑफ इट इज लीनियर एंड बाइनरी। लीनियर इज अ गुड फॉर सर्च, वो तो घर कोई कर लेगा यार, इसमें कुछ दिक्कत वाला नहीं है, तो इसमें से सवाल तो आएंगे ही नहीं, श्योर बात है। बाइनरी इज समथिंग ट्रिकी, जो भी सवाल बनते हैं ना सर्चिंग में वो बाइनरी से पूछ जाते हैं मैक्सिमम सवाल, क्योंकि ये ऐसा कैटेगरी है ना सर्चिंग में जो रटा रटा चीज जो पढ़ा जाता है किताब में उस तरह सवाल है ही नहीं। बाइनरी में आपको जो किताब है ना मोस्ट ऑफ द एकेडमिक सेक्टर में, मैं किसी को दोस्त नहीं दूंगा ना, ये बुक को मैं दोस्त दूंगा कि बुक में जो लिखा गया वो सही लिखा गया, उसमें कोई गलत नहीं है, राइट। लेकिन इंटरप्रिटेशन अलग तरह से होता है, इंटरप्रिटेशन सही तरीके से नहीं करते एकेडमिक्स में। मेरे कैसे मैंने तो कोडिंग करके कैसे सीखा वो तो अलग बात है। बाइनरी में हमेशा आपको क्या बोला जाता है, बाइनरी सर्च अगर किसी एल्गोरिथम में लगाते हो वो इनपुट कैसा होना चाहिए, इनपुट आई थिंक बाइनरी सर्च एल्गोरिथम तो आता हो, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम लगाने में इनपुट किस कैटेगरी, इनपुट कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करना होता है, राइट। इनपुट कुछ प्रॉपर्टी को होना चाहिए, शॉर्टेड होना चाहिए, ये बुकिश ये बुक में लिखा गया और मोस्ट ऑफ कैसे यही पढ़ा जाता है। शॉर्टेड का मतलब क्या है, लाइक दिस वन ऑलवेज असेंडिंग और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, राइट। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब या फिर आपको पूरा इंक्रीजिंग करे या फिर आपका इंक्रीज करे सेम रहे, इंक्रीज करे सेम रहे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इस तरह के डाटा में आप शॉर्टेड बोला जाता है किताब में, या फिर आप ऐसे भी होता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, लाइक दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, इस तरह का नहीं बोला। मतलब शॉर्टेड का मतलब यही होता है, लेकिन दिस इज द वन साइड ऑफ द मिरर, दिस इज वन साइड ऑफ द मिरर, याद रखो। बाइनरी सर्च बस शॉर्टेड, ठीक है शॉर्टेड करेक्ट है, मैं रॉन्ग नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बाइनरी सर्च बस इस तरह का डाटा में एक्चुअली बोला दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। बाइनरी सर्च अगर थोड़ा सा ट्विस्ट, क्योंकि डायरेक्ट से बाइनरी सर्च पूछे नहीं आते, वो उसको भी पता है, उसको भी पता है कर लेगा। डायरेक्ट सवाल क्यों पूछेंगे, बुकिश वाला सवाल पूछेंगे बंदा क्यों आपको 10 लाख 15 लाख रुपीज देगा, राइट, वो कोई भी कर लेगा। तो बाइनरी से याद रखो, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम किस तरह का डाटा में लगा सकते हो, इस तरह का डाटा में लगा सकते हो, लेकिन बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इस तरह का डाटा में भी लगा सकते हो, इस तरह का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, राइट। फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इस तरह का डाटा में लगा सकते हो। This is a very special, this data is a very special thing. This is called biotonic array. I think आपको नाम सुना है biotonic array। तो ये जो दिमाग से निकाल दो कि बाइनरी सर्च बस इसी एल्गोरिथम में निकाला जाए, इसी एल्गोरिथम इस तरह का डाटा सेट में लगा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इस तरह का डाटा में भी लगा जा सकता है, इंक्रीजिंग, क्योंकि इसका एक अलग से और इसके सिर्फ कॉलम आ जाता है ना, फाइंड द पीक एलिमेंट, फाइंड द पीक एलिमेंट। आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा कॉलम, फाइंड द पीक एलिमेंट, given an array, find the peak element of that given array. This is very important, this is very famous problem. peak element बड़ा जो ये है, सबसे बड़ा जो एलिमेंट है उसको निकालना है, फाइंड द पीक एलिमेंट। इसमें बोल सकते हैं फाइंड द पीक एलिमेंट फ्रॉम ऑल द पॉसिबल पीक एलिमेंट्स, लार्जेस्ट पीक एलिमेंट, फाइंड द लार्जेस्ट पीक एलिमेंट। इसमें भी आपका बाइनरी सर्च एल्गोरिथम लग जाता है, याद रखिएगा बाइनरी सर्च। आई थिंक इट इज क्लियर, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम कहाँ लगा जा सकता है, तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्चिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ये शॉर्टिंग में तो आपका रट्टा मारने वाला चीज है, इसमें कुछ है ही नहीं। शॉर्टिंग में थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा शॉर्टिंग में, बस इसमें क्या है आप किस तरह से सवाल को सॉल्व करते हो। अगर शॉर्टिंग वाला सवाल आ गया आपको, मतलब आप सोने को सुहागा, राइट, मतलब आपका मतलब हो गया, मतलब अच्छा सा सवाल, इजी वाला सवाल पूछ दिया, ऐसा होगा। लेकिन सर्चिंग से सवाल पूछे थोड़ा दिमाग रखिएगा। और किसी भी डेटा में याद रखो, किसी भी इनपुट में
अगर ए मेंशन हो, ए वाला चीज मेंशन हो, शॉर्ट है, ए वाला आपको बोलेगा नहीं बाइनरी, क्योंकि आपको कोई भी एल्गोरिथम स्पेसिफिकली लगाने के लिए बोलेगा नहीं, आपको सवाल एक दिया जाएगा, उस सवाल को सॉल्व करना है, राइट। तो आपको अगर किसी भी एल्गोरिथम में, किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको ए वाला कीवर्ड मिल गया, द इनपुट इज शॉर्टेड, जहां पर शॉर्टेड मिल गया ना, समझ लो भाई, समझ लो, मोर देन 90% चांस है उसमें बाइनरी सर्च एल्गोरिथम लग जाएगा। या फिर आपको इनपुट एरे, इनपुट शॉर्टेज बोला दिया, शॉर्टेज मतलब इस पता चल जाएगा ना, इस तरह का, इस इनपुट इस तरह का बिहेवियर का है, इस तरह का बिहेवियर का, तब बाइनरी बाइनरी से चलकर तुम लगेगा। शॉर्टेज का मतलब क्या है, इस तरह का कुछ ना कुछ बिहेवियर लग रहा है इनपुट, राइट। इनपुट इस तरह का बिहेवियर लग रहा है, पार्शियली शॉर्टेज भी है, मान शॉर्टिंग इंक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, तो बाइनरी से चलकर तुम लग जाएगा। तो इतना ध्यान रखिएगा किसी भी इंटरव्यू में बैठने से पहले, और किसी भी इंटरव्यू में, क्योंकि बाइनरी से चलकर बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, लोग इतना डिटेल में जाते ही नहीं अंदर। आई थिंक इट इज क्लियर बाइनरी से एल्गोरिथम से क्या क्या देखना है आप लोगों को। अभी आते हैं किसमें, तो रिकर्शन थोड़ा देख लेते हैं। आई थिंक बाइनरी सर्च क्लियर, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बाइनरी सर्च में कि किस तरह का दिक्कत होगा, नहीं होगा, थोड़ा देखिएगा। मैं तो ऊपर ऊपर बोलूँगा आज, क्योंकि रिकैप करना है मुझे बस, क्या क्या आप लोग सीखे हो, क्या क्या नहीं सीखे हो, आप लोग को थोड़ा मतलब आपको, आप लोग को आईना दिखाना जरूरी है, क्योंकि आप लोग आगे जाके सीख ले थोड़ा बहुत क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब आता है रिकर्शन। रिकर्शन मैं बोलूँगा, रिकर्शन के बिना डीएस एंड एल्गोरिदम पॉसिबल नहीं है, एल्गोरिदम डिजाइन कोर्स, डीएस एंड मैं बोल रहा हूँ, दिस इज टॉपिक राइट, रिकर्शन इज टॉपिक, बट इस टॉपिक के बिना आपका डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट एंड एल्गोरिदम सब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, आप लिख लो, इतना पावरफुल है टॉपिक। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है रिकर्शन, देखो आप रिकर्शन कहाँ का यूज होता है, देखो वो इंपॉर्टेंट है, रिकर्शन कहाँ का यूज होता है आपको देखो। एक होता है आपका डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड कॉन्कर हो गया आपका, डायनेमिक प्रोग्रामिंग डीपी, आपका हो गया बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग हो गया आपका, हो गया ग्राफ, आपका हो गया ट्री हो गया, आपका लिंक लिस्ट भी हो गया, हो जाता है लिंक लिस्ट में भी, आपका स्टैक भी हो गया, स्टैक का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, थोड़ा बहुत क्यू का भी प्रॉब्लम हो गया, और रिकर्शन का तो अपना स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ही, और कुछ मिस हो गया तो बोलिएगा, क्योंकि दीज आर द थिंग्स जो पैराडिम है, दिस इज द पैराडिम राइट, डिवाइड एंड कॉन्कर इज द पैराडिम, एल्गोरिथमिक पैराडिम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग पैराडिम है, बैक ट्रैकिंग पैराडिम है। तो एक सब पैराडिम का जो फादर है ना, जो फादर मदर कुछ भी बोल लो, वो रिकर्शन है। अगर आपको रिकर्शन नहीं है ना, तो ये पैराडिम भूल जाओ, ये पैराडिम में खत्म। अगर आपका रिकर्शन में स्ट्रॉन्ग हो गया ना, फिर ये पैराडिम ईजी है, दिस पैराडिम से लीजिए। मतलब अगर आप 1 घंटा देते हो कोडिंग करने में, ये पढ़ने में, तो मैं बोल रहा हूँ 1 घंटे में अगर 45 मिनट्स रिकर्शन खा जाएगा, और 15 मिनट आप इसमें डिवाइड करो तो भी चल जाएगा। रिकर्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, रिकर्शन बेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका रिकर्शन समझ में आएगा ना, रिकर्शन क्या है, रिकर्शन किस तरह से किया जाता है, रिकर्शन प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, रिकर्शन प्रॉब्लम किस तरह से देखना चाहिए, फिर आपको इस तरह से पैराडिम है, डिवाइड एंड कॉन्कर, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग, ग्राफ थ्योरी, ट्रीज, ये सब आसान है, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं थोड़ा रिकर्शन। आई थिंक ऐसे पैराडिम ऑलरेडी हो चुके हैं, आप लोग कवर कर लिए होंगे। आई होप आप लोगों ने रिकर्शन भी सीखे होंगे थोड़ा। तो थोड़ा देखते हैं रिकर्शन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम देखते हैं रिकर्शन किस तरह से रिकर्शन प्रॉब्लम को देखना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। तो चालू करते हैं, एक इजी वाला प्रॉब्लम लेकर, राइट, थोड़ा डिफिकल्ट नहीं लेंगे थोड़ा, क्योंकि हम लोग को रिकर्शन समझना है, रिकर्शन होता क्या है। रिकर्शन मतलब वो नहीं, ये तो होता ही है, ये फंक्शन ए कॉलिंग A calling A is a recursion, right? A calling B and B calling A, this is also recursion. इस तरह का रिकर्शन नहीं पड़ता, इस तरह का रिकर्शन से बस रिकर्शन क्या है वही पता चलेगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। सपोज एक फैक्टोरियल निकालने का प्रॉब्लम पड़ता है, फैक्टोरियल, तो किस तरह से रिकर्शन देखना है, सारा को दिस इज फंक्शन फैक्टोरियल ऑफ n निकालना है। तो फैक्टोरियल ऑफ n का मतलब क्या है, फैक्टोरियल ऑफ n कोई बताए क्या है, फैक्टोरियल ऑफ n 1.2.3.n, राइट, दिस इज डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन।
तो फैक्टोरियल ऑफ n का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, दिस इज द फैक्टोरियल ऑफ n, राइट। तो रिकर्शन इसको हम लोग लिखते हैं, राइट, फैक्टोरियल f। तो हमको बोला गया है फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर n यूजिंग रिकर्शन। तो इसको सोचने का तरीका देखो, सोचने का तरीका कैसा होता है। दिस इज द एल्गोरिथम, दिस इज द फंक्शन दैट यू आर गोइंग टू राइट, राइट, फॉर व्हाट, फॉर फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ दिस गिवन इनपुट। अगर आप सोचो, अगर आपने एक एल्गोरिथम, ये फंक्शन सही से लिख दिया, सही से लिखते, क्योंकि आप लिख रहे हो, गलत तो नहीं लिखोगे, कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को भरोसा होना चाहिए हम लोग सही लिख रहे हैं। तो आपको एंट्रेंस एग्जाम बैठने जा रहा है, आपको भरोसा होना चाहिए मैं एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा। अगर आपको भरोसा ही नहीं है तो फिर कहाँ एंट्रेंस, कहाँ जाएगा पेपर, राइट। तो सबसे पहले भरोसा होना चाहिए, आप जो लिख रहे हो, आप जो कर रहे हो वो सही है। तो रिकर्शन के फंडा भी ऐसा ही है। अगर आप रिकर्शन में क्या होता है, एक फंक्शन आप लिख रहे हो, फाइंडिंग रिकर्शन निकालने के लिए, मतलब फैक्टोरियल निकालने के लिए फंक्शन आप लिख रहे हो, फैक्टोरियल निकालने के लिए फंक्शन लिख रहे हो। अगर आप सही में करेक्ट फंक्शन लिखे होंगे, राइट, मतलब ए वाला फंक्शन अगर फैक्टोरियल ऑफ 4 दे सकता है, फैक्टोरियल ऑफ 4 निकल कर दे सकता है, अगर करेक्ट है, मतलब ए वाला फंक्शन फैक्टोरियल ऑफ 3 भी निकल कर दे सकता है, फैक्टोरियल 2 भी निकल कर दे सकता है, राइट। मतलब ए वाला फंक्शन अगर फैक्टोरियल ऑफ n निकल कर दे सकता है, ए वाला फंक्शन फैक्टोरियल ऑफ n-1 भी निकल कर दे सकता है, राइट। तो ए वाला फंक्शन फैक्टोरियल n निकल कर दे दिया, f ऑफ n-1, मतलब फैक्टोरियल ऑफ n-1 का रिजल्ट आपके पास है, आपके पास मान लो, मतलब दे सकता है, मतलब आपको मिल गया, दे सकता है मतलब आपको मिल गया। फैक्टोरियल निकालने का हमको फंक्शन लिखना था और हमको पता है हम जो लिख रहे हैं वो करेक्ट होगा। अगर वो n के लिए फैक्टोरियल निकाल कर दे सकता है, वो सेम फंक्शन n-1 का भी फैक्टोरियल निकाल के दे सकता है, राइट। हम लोग लिखे करेक्ट है, तो मान लो दिस इज व्हाई आई एम कॉलिंग दिस रिकर्शन इज वर्क लाइक अ ब्लैक मैजिक। आपको ज्यादा सोचना नहीं है रिकर्शन में, ज्यादा सोचना नहीं है क्या करना है। रिकर्शन में थोड़ा बहुत भरोसा रखो, फेथ रखो, फेथ के ऊपर रिकर्शन कायम है, ये बोल सकता हूँ, राइट। तो f ऑफ n-1 आपको फैक्टोरियल ऑफ n-1 मिल गया। तो फैक्टोरियल ऑफ n-1 क्या है भाई? फैक्टोरियल n-1 मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स, दिस इज फैक्टोरियल ऑफ n-1। और f ऑफ m-1 मतलब आपको मिल चुका है, आप मान लो आपको मिल चुका है इसका आंसर, कैसे मिलेगा फर्क नहीं पड़ता, आपको मिल चुका है इसका आंसर। अगर आपको बस मिल चुका है इसका आंसर फैक्टोरियल n-1 और फैक्टोरियल n निकालने के लिए आपको क्या करना है, बस इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बस यही है रिकर्शन। आप मानने के ऊपर रिकर्शन होता है। तो ये तो हो गया मेरा दिस वन। उसके बाद और एक चीज क्या लिखना जरूरी है, क्या बाकी रह गया, कोई बता पाएगा क्या बाकी रह गया इस फंक्शन में लिखना? कैन समवन कैन टेल दिस वन? अभी कुछ बाकी रह गया इस फंक्शन में लिखना, क्या लिखना बाकी रह गया? बेस केस। whether it is always necessary to write the base case? हाँ, ये करने तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। This is exactly not totally correct. Okay? हमें ये सिखाया जाता है, इवन हम लोग किताबों में सिखाया जाता है, अगर आप रिकर्सिव कोड लिखते हो तो आपको बेस केस लिखना नेसेसरी है। दिस इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। आपको समझना पड़ेगा हम लोग बेस केस क्यों लिखते हैं, आपको समझना पड़ेगा आप लोग बेस केस क्यों लिखते हैं। अगर आपको समझ में आ गया बेस केस क्यों लिखते हैं, अगर वो सिचुएशन अराइव भी नहीं होता, बेस केस क्यों लिखते हैं हम लोग? बेस केस इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो जो फंक्शन है रिकर्सिव कॉल करते करते इनवैलिड इनपुट पे ना चला जाए, राइट। n हो गया, सपोज 4 हो गया, n-1 3 चला जाएगा, n-1 2 चला जाएगा, 1 0 -1 -1 इज ए इनवैलिड। आवर कोड इज गोइंग टू -1 में चला जाएगा, इनवैलिड इनपुट में चला जाता है। अगर ऐसा होता, अगर मेरा कोड ऐसा होता, वो इनवैलिड इनपुट में ना ही जाता, इधर तक रुक जाता, तो अगर मैं कोई ऐसा होता, मैं ऐसे कॉल कर रहा हूँ कि वो रिकर्सिव कॉल इतना तक 0 तक ही जाएगा, -1 तक नहीं जाएगा। मैं इस तरह से कोड लिखा अपना अंदर कि वो -1 तक नहीं जाएगा, -1 इज इनवैलिड इनपुट फॉर दिस फैक्टोरियल, राइट। 0 तक के फैक्टोरियल, नेगेटिव वैल्यू के लिए फैक्टोरियल नहीं होता, नेगेटिव वैल्यू के लिए फैक्टोरियल इनवैलिड है, राइट, पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कोड ऐसा लिखूं, बस इसमें इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप किसी भी रिकर्शन फंक्शन लिख लीजिए, अगर आपने कोड इस तरह से लिखा, इंटरनल कोड इस तरह से लिखा कि वो उस प्रॉब्लम स्पेसिफिक, ठीक है ना, उस प्रॉब्लम के लिए इनवैलिड कोड कभी पहुंचेगा नहीं, रिकर्सिव कॉल कभी इनवैलिड कोड के अंदर, इनवैलिड इनपुट के अंदर जाएगा ही नहीं। उस केस में बेस केस लिखना जरूरी नहीं है। बेस केस लिखना तभी जरूरी है जब आपका रिकर्सिव कॉल होते होते आपको इनवैलिड इनपुट में पहुंच जाए उस प्रॉब्लम के लिए,
This like this here the recursion factorial is our problem, right? Finding the factorial is our problem. Here जो कोड हम लोग ने लिखा है इधर f of n minus 1 वो कॉल होते होते इनबिल्ट इनपुट में पहुंच जाएगा. That's why we have to write this base case implicitly. We have to write this base case implicitly. तो बेस केस किस तरह का होगा? दो टाइप का होगा. बेस केस दो टाइप का होगा, याद रखिए. बेस केस दो टाइप का होगा. एक हो गया बेस केस दो टाइप का होगा. एक हो गया इम्प्लिसिट बेस केस, जो आप शायद बोला ही जाएगा नहीं, किताब में भी लिखा गया है, अगर विकास लिखा कि दे आर सेफ साइड, राइट? कि आप लोग पता नहीं चलेगा क्या हो रहा नहीं हो रहा है. इम्प्लिसिट बेस केस, इम्प्लिसिट बेस केस, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट का मतलब क्या है? वो इम्प्लाइड है. एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है? आप लिखोगे कुछ. दिस इज एक्सप्लिसिट, हम लोग लिखेंगे. अगर बेसिस खुद से लिखो, दिस इज एक्सप्लिसिट बेस केस. इम्प्लिसिट बेस केस का मतलब है आपको लिखना जरूरी नहीं है. आप जो कोड लिखे हो ना इंटरनली, वो कोड ही आपका बेस केस हैंडल कर लेगा अपने आप. आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. आपने कोड इस तरह से इंटरनल कोड इस तरह से लिखा कि वो कभी भी उस प्रॉब्लम के लिए इनवैलिड इनपुट को जाएगा ही नहीं, कॉल ही नहीं करेगा इनवैलिड इनपुट के लिए. वो रिकर्सिव कॉल इनवैलिड इनपुट के लिए कॉल ही नहीं करेगा, राइट? तो उस केस में बेस केस एक्सप्लिसिटली लिखना जरूरी नहीं है. लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हम लोग का जो फंक्शन लिखे, हम लोग जो कोड लिखे, वो जो ये फंक्शन जो लिखे वो क्या कर कॉल करते करते इनबिल्ट इनपुट में पहुंच जा रहा है, राइट? इसीलिए हम लोग इसे इधर एक्सप्लिसिट बेस केस लिखना जरूरी है. अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये तो इजी हो गया. ये तो फैक्टोरियल के लिए बेस केस लिखना इजी हो गया, वो हमको पता है. n = 1 और n = 0 होगा तो रिटर्न 1 कर दो, राइट? बट फॉर व्हाट अबाउट द क्वेश्चंस व्हिच वी डिडंट सी बिफोर दैट. आपको ऐसा का सवाल दे दिया इंटरव्यूअर जहां पर आपको बोला गया रिकर्सिव यूज करके इसका सॉल्व करो, और आपको पता ही नहीं है, आपने वो कॉलम कभी देखा ही नहीं. उस केस में एक तो पता चल गया आपको इम्प्लिसिट बेस केस लिखकर एक्सप्लिसिट बेस केस पता चल जाएगा. ठीक है, फंक्शन लिखोगे तो पता चल जाएगा ये मेरा फंक्शन कॉल करते करते इनबिल्ट इनपुट में पहुंच जा रहा है, जो प्रॉब्लम स्पेसिफिक नहीं है, जिस प्रॉब्लम के लिए वैलिड नहीं है, राइट? तो इस केस में आपको एक्सप्लिसिट लिखना पड़ेगा बेस केस. लेकिन क्या लिखोगे इस ग्रुप में, क्या लिखोगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? देखते हैं इसकी क्या चीज लिखेंगे इसमें. फॉर एनी रिकर्सिव प्रोग्राम एक नंबर लाइन होगा जहां पर इस साइड में क्या होगा, वैलिड इनपुट फॉर द पार्टिकुलर स्पेसिफिक वैलिड इनपुट, और इस लाइन में क्या होगा, इनवैलिड इनपुट. और आपका बेस केस इसी के रेंज में लाई करेगा. बेस केस क्या होगा, फाइंड द largest possible invalid input. और क्या हो सकता है, find the smallest possible valid input. Either of these two you can choose for a particular problem space. आपको कॉलम दिया रहेगा, आपको इनपुट भी दिया रहेगा, राइट? आप कोई कॉलम दे रहे हो, कॉलम लिख, आपको अगर कोई सबसे पहले बात है, कोई भी अगर इंटरव्यू का कॉलम देता है, सबसे पहले उससे सवाल पूछ लेना चाहिए, सर इसका इनपुट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इनपुट का साइज क्या होगा, इनपुट का रेंज क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट है. आप डायरेक्ट कोड लिखने में मत बैठ जाना, दिक्कत आ जाएगा. आप इंटरव्यूअर जब क्वेश्चन पूछता है, कोड लिखने से पहले सब चीज कुरत को पूछ लो, कम से कम 2-3 मिनट पूछना चाहिए. सबसे पहला बात, वो इनपुट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इनपुट का साइज क्या होगा, इनपुट कहां से कहां तक रेंज लाई करेगा, इनपुट का रेंज वो इंपॉर्टेंट है. इनपुट का रेंज कहां से कहां लाई करेगा, अगर वो नहीं पता, वो वेरीफाई करना जरूरी है. वो इंटरव्यू कभी भी नहीं बोलेगा. इंटरव्यू तो अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोलता है, आपको पूछना पड़ता है, आपको उससे लेना पड़ता है. दिस इज द राइट वे. एक कम्युनिकेशन होना चाहिए. अगर किसी भी इंटरव्यू में देखते हैं, आपको थोड़ा बहुत इंटरव्यू के बात करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे मेरा बात, अगर आपको सवाल कोई देते हैं इंटरव्यूअर, आप पहले उससे वेरीफाई करो इनपुट का साइज क्या है, उसका वैलिड इनपुट और इनवैलिड इनपुट क्या है, राइट? तो उस हिसाब से आपको बेस केस लिखने में आसानी हो जाएगी. तो फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैलिड इनपुट और फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल इनवैलिड इनपुट. ये दोनों में से कोई एक क्वालिफाई कर सकते हो, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है. तो इसमें क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, n = 0, स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट यही है ना फैक्टोरियल के लिए, रिटर्न 1 यही करते हैं. अब समझ में, n = 0 में 1 क्यों रिटर्न करते हैं, राइट? n = 0 में क्यों रिटर्न 1 रिटर्न करते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ. कोई भी इंटरव्यू अगर पूछे तो सबसे पहले उस सवाल के करस्पॉन्डिंग में, उस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग में इंटरव्यू से ये पूछ लो, सर इसमें इस प्रॉब्लम में इनवैलिड इनपुट कौन सा, रेंज क्या है, इनपुट रेंज क्या है, ठीक है, इनपुट रेंज क्या है, वो सवाल जानना जरूरी है, सवाल पूछना जरूरी है.
अभी आते हैं, आई थिंक दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। अभी तक जितना कराया गया क्लियर है। आई एम ऑडिबल? जितना कराया गया अभी तक क्लियर है, रिकर्शन थोड़ा बहुत। यस सर। सर इम्प्लिसिट, हाँ, इम्प्लिसिट का मतलब है नहीं आपको, नहीं, इम्प्लिसिट का मतलब क्या है, आपको स्पेसिफिकली लिखना नहीं है। इम्प्लिसिट का मतलब ये है, आप कोड इस तरह से लिखोगे ना, वो कोड इनबिल्ट इनपुट के लिए जाएगा नहीं। सपोज कोड आपने इस तरह से लिखा कि आपका कोड इधर से 4 3 2 1 0 0 को जाएगा नहीं, माइनस वन जाएगा नहीं। कोड इस तरह से लिखे, लेकिन हम लोग ने कोड इस तरह से नहीं लिखा इधर, 0 का तो माइनस वन जा रहा है। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वाला जो फंडा है आपको बैकट्रैकिंग में समझ में आएगा। बैकट्रैकिंग में जब कॉलम करोगे, कुछ कॉलम ऐसा कोई करोगे उसमें रिकर्शन यूज होता है बैकट्रैकिंग में भी। उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आपको ऐसा होगा कि आपको बेस केस में जरूरी नहीं है, आप रिडंडेंसी क्रिएट करता है। आप कोड इस तरह से लिखोगे वो इनबिल्ट इनपुट जाएगा ही नहीं। और बेस केस में तभी जरूरी है जब आपका जो प्रॉब्लम है, जो कोड लिखोगे वो इनबिल्ट इनपुट टास्क कर रहा है। इनबिल्ट इनपुट टास्क नहीं करेगा, हमारा पहुंचेगा नहीं, कभी लिखने की जरूरत नहीं है बच्चा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि -1 कॉल करते करते -1 जा रहा था, तो हम लोग इसलिए रोकना पड़ा कि -1 वैलिड नहीं है फैक्टोरियल के लिए। सर एक एग्जांपल दे सकते हैं जैसे एग्जांपल, इम्प्लिसिट का एग्जांपल, अभी आप बैकट्रैकिंग जब करोगे, आई थिंक इस सेमेस्टर बैकट्रैकिंग रहेगा। जैसे बैकट्रैकिंग में आपको कुछ भी कॉलम में एग्जांपल देख सकते हैं। अभी तक मैं कराऊंगा, ये बैकट्रैकिंग अभी मिला नहीं आप लोगों को। सब सुडोकू पे कॉलम आप लोगों ने सुना होगा, सुडोकू या फिर आपको वो वाला चेस वाला क्वीन कवर, 4 क्वीन रहेगा, 4 क्वीन प्रॉब्लम। हाँ, क्वीन कॉलम। तो वो क्वीन प्रॉब्लम भी इसी रेंज में आता है। आप आप स्पेसिफिकली लिख भी सकते हैं बेस केस, या फिर आप बेस केस स्पेसिफिकली ना लिख कर इम्प्लिसिट कर सकते हैं उसको। क्वीन कवर प्रॉब्लम ना 4 बोल रहता है, 1 2 3 4, आई थिंक 4 का रहते हैं, डिपेंड करेगा इस तरह से रहता है, शायद याद नहीं अभी। 4 क्वीन को इस तरह से बिठाना है जो मतलब एक दूसरे का ना काटे, तो उस केस में हम लिख सकते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम है, बैकट्रैकिंग वाला प्रॉब्लम आएगा इस सेमेस्टर में, आएगा शायद एल्गोरिथम डिजाइन। मैं तो ओवरव्यू देना था, देख लीजिए थोड़ा बहुत। उसके बाद और क्या हो सकता है, थोड़ा एक कॉलम करते हैं, थोड़ा देखते हैं रिकर्शन में, इसको थोड़ा प्रोसीड करेंगे। तो हम लोगों ने शॉर्टिंग बोला था ना, शॉर्टिंग से पहले आप देखते हैं वाला चीज। सपोज आपको n एक वैल्यू दे जाएगा, तो n=5 दिया जाएगा इनपुट में, और आपको प्रिंट करना है 1 2 3 4 5 प्रिंट करना है, आपको प्रिंट करना है यूजिंग रिकर्शन इसको प्रिंट करना है। कीजिए थोड़ा बहुत, यार पॉइंट कीजिए, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। जो मैंने रिकर्शन पढ़ा है उसी को दिमाग में रख के सॉल्व कीजिएगा, कि मैंने जो पढ़ा है उसी के ऊपर उसी से सॉल्व हो जाएगा। आपको n सपोज f(n) दिया जाएगा, एक वैल्यू दिया जाएगा, और आपको प्रिंट करना है असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 प्रिंट करना है, n तक प्रिंट करना है, इस तरह से कुछ कीजिए थोड़ा। आई थिंक इट इज इजी, बहुत इजी है, 2 मिनट में हो जाना। फर्स्ट कॉल करेंगे फिर प्रिंट करेंगे, एंड बेस कंडीशन n = 0 होगा तो रिटर्न कर देंगे। आप चेक कर लिया, अब थोड़ा कीजिए, बाकी सबको करने दीजिए, 2 मिनट है। बेसिक चीज़ को तो फायदा नहीं है। तो अगर मैं इजी कोड लिखना चालू करूँगा, इजी प्रॉब्लम दूंगा, मैं भी कर सकता हूँ, फाइंड द प्राइम नंबर, फाइंड द ऑड नंबर, फायदा नहीं है सब चीज़ करने के, क्योंकि इंटरव्यू पूछेगा ही नहीं आपसे सब चीज़। आजकल तो अगर टीचर्स वाले अगर 3 लाख का भी पैकेज देता है, वो भी CTC, 3 लाख CTC, राइट। 3 लाख CTC अगर देगा तो 2.5 इतना पैसा मिलेगा। 2.5 से अगर बेंगलोर में गुजारा हो जाएगा भाई, वो अपने पॉकेट छोड़ो, घर का रेंट देने के लिए भी घर से पैसा मांगना पड़ेगा। वैसा हालत नहीं होना चाहिए। अगर अच्छा खासा कंपनी भी अगर चाहते हो तो एल्गोरिथम अच्छा खासा पूछता है, वो एल्गोरिथम बिना कुछ भी नहीं होगा। अच्छा आते हैं, हो गया होगा ये वाला प्रॉब्लम, 2 मिनट तो हो गया होगा शायद। f(n) क्या कर रहा है, सबसे पहला बात अभी देखो इसमें क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ, उसके बाद करना, और अच्छा प्रॉब्लम दूंगा तो उसमें सॉल्व करना। पहले ये वाला देखो, f(n) में मैं पढ़ स्टूडेंट क्या था, f(n) एक एल्गोरिथम है जो क्या करेगा, 1 से लेके n तक असेंडिंग ऑर्डर में
प्रिंट कर देगा, राइट? 1 से n तक असेंडिंग ऑर्डर प्रिंट कर देगा। अगर मैंने सही में एल्गोरिथम ये लिखा है, अगर n पास कर रहा हूँ 1 से लेकर n तक प्रिंट कर दे रहा है, अगर मैं n-1 पास करूंगा, अगर मैं n-1 पास करूंगा, वो कहाँ से प्रिंट करेगा? 1 2 n-1 तक प्रिंट कर देगा। कैसे करेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो मान चुका हूँ ना, ये वाला एल्गोरिथम सही लिखा हो तो ये वाला प्रिंट कर देगा। अगर ये n के लिए प्रिंट कर सकता, काम कर सकता है, मतलब n-1 के लिए भी प्रिंट कर सकता है, काम कर सकता है, तो डाल दो इधर f of n-1, मतलब तुमको इधर सॉल्यूशन मिल गया। 1 2 n-1 तक प्रिंट हो गया, तुमको किस तरह से हुआ फर्क नहीं पड़ता, प्रिंट हो गया। अगर 1 से लेके n-1 तक प्रिंट हो गया, उसके बाद क्या प्रिंट करना बाकी रह गया? बस n ही तो प्रिंट करना बाकी रह गया, बस प्रिंट ऑफ n, खत्म। यही 2 लाइन था। अभी क्या बाकी है? अभी क्या बाकी है? whether we have to write the explicit base case or implicit base case, okay? अब देखते हैं, चेक करते हैं जो कोड लिखे whether it can go to invalid input। वैलिड इनपुट मेरा क्या था? 1 से लेकर होना चाहिए था, राइट? 0 तो नहीं, कोई भी नंबर दूंगा तो मुझे 1 से लेकर चाहिए, 0 से नहीं चाहिए, राइट? तो अगर देखते हैं ये वाला 0 से जाएगा क्या? अगर मैं 4 देता हूँ, 4 3 2 1 0, 0 जा रहा है, 0 जा रहा है, मतलब इनवैलिड है, इनवैलिड इनपुट तक जाने का चांसेस है इस फंक्शन को, तो मुझे रोक देना है, मुझे एक्सप्लिसिटली लिखना है इफ n इक्वल टू 0 जस्ट सिंपली रिटर्न, कुछ नहीं करना, खत्म है वाला कोड। आई थिंक इट इज क्लियर किस तरह से मैंने लिखा है, किस तरह से रिकर्शन को देखना है। सिंपल एग्जाम्पल है। आई थिंक इट इज क्लियर। किसी समझ में आया? समझ में आया क्या सबको? एफ ऑफ एन क्या कर रहा था मेरा? 1 से लेकर n तक प्रिंट कर रहा था। अगर मैंने सही एल्गोरिथम लिखा है, मतलब वो n-1 भी पास करेगा तो वो 1 से लेकर n तक प्रिंट करके दे देगा, n-1 तक प्रिंट करके दे देगा। दे दिया मुझे, मान लिया दे दिया, किस तरह से दे दे फर्क नहीं पड़ता अभी। अगर 1 से लेकर n-1 तक प्रिंट करके दे दिया, अभी मुझे क्या प्रिंट करना है? बस n ही तो प्रिंट करना है, प्रिंट कर दिया है, प्रिंट n। अब मुझे देखना है बेस केस लिखना है। बेस केस किस टाइप का लिखना है? इम्प्लिसिट बेस केस लिखना है, एक्सप्लिसिट बेस केस लिखना है। उसके लिए चेक कैसे करेंगे? जो कोड लिखे हैं उसको वेदर इट गोज टुवर्ड इनवैलिड इनपुट, क्योंकि मुझे वैलिड इनपुट 1 से लेकर चाहिए था, कोई भी नंबर तो 1 से चाहिए, 0 से नहीं चाहिए। तो इट्स पॉसिबल दैट आवर कोड गोज टुवर्ड 0 ऑल्सो, राइट? 0 जहाँ पर प्रिंट नहीं करना, रिटर्न कर दो, खत्म। आई थिंक इट्स क्लियर। क्लियर है? समझ में आ गया वाला चीज? यस सर। अभी ए वाला का समझ में आ गया तो ए वाला प्रॉब्लम करो, उसके बाद देखते हैं। Take this input, consider this input and short this input using recursion। देखे कहाँ से कहाँ आ गया? अगर तुमको कि इंटरव्यू पूछा गया, मतलब पूछे जाए, मतलब गिवन इनपुट आपको शॉर्ट करना है, तब दिमाग में क्या चलेगा? आप सबसे पहले क्या बोलते हैं? बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट, जो हर कोई बोलेगा। इंटरव्यूअर सुनते वो बोलेगा हो गया यार, हो गया, बबल शॉट है, इंसर्ट शॉट है, हो गया, और कुछ नया चाहिए, नया, राइट? भले उसको टाइम कॉम्प्लेक्स ज़्यादा लगे, भले उसको नया चाहिए उसको। रोज चिकन खाते खाते अच्छा नहीं लगता, चिकन अच्छा है, लेकिन कभी कभार चिकन खाते खाते बोल रहे थे भाई आज मैं चिकन नहीं खाऊंगा, दाल भात ही खाऊंगा, राइट? भले उस दाल भात में मतलब शक्ति ज़्यादा ना मिले, एनर्जी ज़्यादा ना मिले, दाल भात ही अच्छा लगता है। तो भले टाइम कॉम्प्लेक्स ज़्यादा लगे, स्पेस कॉम्प्लेक्स ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा यूनिकनेस दिखाएंगे ना अपने सोल्यूशन पे, तो थॉट प्रोसेस पे थोड़ा यूनिकनेस दिखाएंगे इंटरव्यू को, इंटरव्यू थोड़ा खुश हो जाएगा। इंटरव्यू बंदा रट्टा मारने वाला बंदा नहीं है, थोड़ा सोचने वाला बंदा है। तो फाइंड शॉर्ट दिस इनपुट यूजिंग रिकर्शन। आपको इनपुट दिया गया ए नाम का एक एरे है, और आपको शॉर्ट करना है इस इनपुट को, करें इसको थोड़ा रिकर्शन से, यूजिंग रिकर्शन। तो ट्राई करो इसको, हार्डली 2 मिनट लगेगा यार, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आई थिंक द प्रॉब्लम इज क्लियर। प्रॉब्लम समझ में आ गया क्या करना है? यस सर। ट्राई करो थोड़ा। आप लोगों का सेमेस्टर में रिजल्ट आ गया? नो सर। और क्लासेस कब चालू होगा, कुछ आइडिया है? अप्रैल 4th से वैसे। अप्रैल 4th से ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन है ना ऑफलाइन से? सर ऑफलाइन होगा शायद। तो आप लोग हॉस्टल में आ गए क्या?
इसे 2 से शायद आना शुरू कर देंगे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला करो पहले। इस इनपुट को शॉर्ट करो यूजिंग रिकर्शन, और इस एरे का नाम दिया है ए। ओके, और एन एक वेरिएबल होगा, मान लो एन एक वेरिएबल है जो होगा ए डॉट लेंथ, इसका लेंथ के बराबर, मतलब एरे का लेंथ है। थोड़ा बड़ा इसको, एक और अटेंड करना।
हो गया किसी का? किसी ने ट्राई किया? ये वाला किसी का हुआ है क्या? किसी ने ट्राई किया है? बोलो थोड़ा अप्रोच क्या है? किसी ने किया है ये वाला? अगर किया है तो बोलो, नहीं किया तो नहीं बोलो, या फिर क्या सोच रहे हो? 1 मिनट। अप्रोच क्या है वो भी बोल दो, फिर भी हो जाएगा। सर अप्रोच होगा कि अगर बाद वाला एलिमेंट पहले एलिमेंट से बड़ा है, देन वी हैव टू स्टार्ट द स्वैपिंग प्रोसेस। रिकर्शन बोला था। यस सर, रिकर्सन। ठीक है। और किसी ने की और अप्रोच हो सकता है, अप्रोच हो सकता है, सब ऐसा नहीं है। ये क्या कहते हैं? सर डिवाइड एंड कॉन्कर यूज कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या किया तुमने? डिवाइड एंड कॉन्कर मतलब क्या, बेस्ट अप्रोच तो वही हो जाएगा फिर तो, मार्च शॉर्ट जैसा। डिवाइड एंड कॉन्कर मार्च शॉर्ट है, राइट? यस सर। तो मार्च शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला था ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर मतलब वो भी रिकर्शन टाइप ही है, रिकर्शन है वही। लेकिन मैं उस तरह का नहीं चाहता हूँ। मैं बोला हूँ कि जो मैंने अभी पढ़ाया है थोड़ा उसको थोड़ा सोचो, क्योंकि ठीक है रिकर्शन उसमें भी है, मार्च शॉर्ट में भी है, लेकिन जो मैंने अभी इधर पढ़ा है ना, सोचने के लिए कोई एल्गोरिथम, स्पेसिफिक एल्गोरिथम सोचने की जरूरत नहीं है, ईजी हो जाएगा फिर। ठीक है, ओके। जो मैंने अभी रिकर्शन पढ़ा है उसी को सोचना है। और किसी ने कोई अप्रोच यूज किया है? ओके, ठीक है, देखते हैं। जो हमने अभी पढ़ा है ना, मैं नहीं बोला एफिशिएंट एल्गोरिथम चाहिए बोल के, लेकिन जो मैंने रिकर्शन में पढ़ा है उसी को थोड़ा जरूरत है प्रैक्टिस करने का, ठीक है ना? तो देखते हैं। मैंने क्या बोला, ए नाम का एक एरे है जहाँ पर एन इज लेंथ ऑफ दिस एरे, राइट? वी नीड टू सॉर्ट यूजिंग द रिकर्शन, ओके, ओनली रिकर्शन। तो मैं एक फंक्शन बनाया जहाँ पर ए नाम का एरे पास किया, एन पास किया। इसका काम क्या है? दिस इज द एल्गोरिथम दैट आई एम गोइंग टू राइट। इसका काम है, ए एक एरे लेगा और उसका साइज होगा एन, ये पूरा होल एरे को शॉर्ट करके देगा, राइट? मतलब इसको मैं पास करूंगा ये वाला चीज, इनपुट एरे अगर पास करूंगा 5 3 6 1 -1 अगर पास किया, ये क्या करेगा मेरे को? इसका काम यही है वो, मतलब ए पूरा ए, दिस इज द एरे ए, एन इज द साइज ऑफ दिस एरे, राइट? इसको पास किया मतलब इसको क्या, ये क्या रिटर्न करेगा? -1 1 3 5 6, इसको रिटर्न, इसका काम यही होना चाहिए, राइट? अगर मैंने एल्गोरिथम सही से लिखा है, ठीक है ना, मैंने अगर एल्गोरिथम सही से लिखा है, मतलब ए होना चाहिए। मतलब अगर ए ऑफ एन, मतलब ए पास किया और एन तब टोटल एरे को पास किया, वो शॉर्ट करके ए दे सकता है। अगर अगर मैंने ए पास किया, इसको पास किया, अगर मैंने ए पास किया, जस्ट 5 3 6 ए पास किया और n-1 पास किया ओनली, इसका मतलब क्या है मेरे को? इसका मतलब अगर ए पास के एन टोटल एरे का पास का, मुझे क्या देना चाहिए? ए एल्गोरिथम पूरा टोटल एरे को शॉर्ट करके देना है, एन साइज के एरे को शॉर्ट करके देना है। अगर मैंने ए पास किया और n-1 पास किया, मतलब n-1 एरे को शॉर्ट करके मिल जाएगा। अगर ए एन साइज के एरे को शॉर्ट करके दे सकता है तो n-1 एरे को भी शॉर्ट करके दे सकता है, राइट? मतलब इसको मैं आउट में क्या मिलना चाहिए? 1 3 5 6 मिल जाना चाहिए। तो मतलब एफ ऑफ ए अगर पास किया, n-1 अगर पास किया, मुझे ए वाला आउटपुट मिल जाएगा। किस तरह से मिलेगा? जरूरत नहीं सोचना, इतना मिल जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम से कॉलिंग दिस वन रिकर्शन इज अ ब्लैक मैजिक।
उसको मान लो, जितना जल्दी मानो उतना फायदा है। कि एफ ऑफ ए ऑफ एन, मतलब ए पास किया एरे, एक एरे पास किया ए और उसका साइज पास किया एन, उस एरे के उसका काम क्या है तुमका, एन लेंथ के एरे को शॉर्ट करके मुझे देना है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर, इसमें असेंडिंग ऑर्डर पकड़ चल रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में को शॉर्ट करके दे देगा। अगर मैं वही एरे पास किया n-1 अगर पास किया, मतलब एक एलिमेंट छोड़ के अगर पास किया, मतलब वो n-1 लेंथ एरे को शॉर्ट करके दे देगा, राइट। तो अब मेरे पास क्या बच गया, ये वाला लास्ट वाला एलिमेंट बच गया n-1, दिस वन। अब मेरा काम क्या बचा, इसको इसका सही जगह पर प्लेस कर, राइट। मतलब इधर एक फॉर लूप एक टैम्प नाम का है, ले लो ए ऑफ एन हो जाएगा, मतलब एरो साइज, राइट। और इसे टैग यही इसी एलिमेंट को इसका करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे बिठा दो, मतलब -1 अगर -1 6 के साथ कंपेयर होगा, -1 छोटा है तो 6 इधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस इधर एक खाली जाएगा, फिर -1 5 के साथ कंपेयर होगा, 5 बड़ा है तो 5 इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर एक वैकेंट स्पेस होगा, -1 3 के साथ कंपेयर होगा, 3 बड़ा है 3 इधर जाएगा, वैकेंट स्पेस क्रिएट होगा, -1 1 के साथ कंपेयर होगा, -1 बड़ा है 1 इधर आ जाएगा, वैकेंट स्पेस इधर है और कोई जगह नहीं है तो इधर -1 तो शॉर्ट हो गया ये वाला, -1 1 3 5 6 शॉर्ट हो गया। तो वही लॉजिक लिखना है। अब होता है बेस केस, वेदर इट इज गोइंग टू बी इनफिनिट, n-1 अगर मेरा 4 लेंथ का एरे है तो कहाँ तक जा सकता है, 3 2 1 0, 0 इज इनफिनिट, एरे साइज कभी 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इफ n इक्वल टू 0 रिटर्न, डायरेक्ट रिटर्न कर दो, इनफिनिट है ना, एरे साइज कभी 0 नहीं हो सकता है। आई थिंक इट इज क्लियर, क्लियर है, समझ में आ गया ये वाला चीज, ये वाला चीज क्लियर हो गया, समझ में आया किस तरह से करना है वाला चीज। यस ये जैसे एग्जांपल लेते हैं कि तुमको थोड़ा मतलब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्स कितना लग सकता है, टाइम कॉम्प्लेक्स जाएगा कितना इसमें, ऑर्डर ऑफ एन तो क्योंकि इसकी क्या जा रहा है, ऑर्डर ऑफ एन तो जाएगा, फॉर लूप का जितना टाइम है ऑर्डर ऑफ एन तो जाएगी, और लूप जा रहा है तुम्हारा डेप्थ में जा रहा है, तो ऑर्डर ऑफ एन एट मैक्स ऑर्डर ऑफ एन तक जाएगा शायद, ऑर्डर ऑफ एन नहीं, हर एक बार का तुम्हारा एन तक जा रहा है, राइट, एक के लेकर के तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तक एट मैक्स जाएगा, एट मैक्स इतना लग रहा है, ऑर्डर एन स्क्वायर तक जाता है, मोर देन एन तक जाएगा तो गारंटी है, डेप्थ वाइज एन तक जाएगा, क्योंकि n-1 जब एलिमेंट होगा उसमें भी तो कुछ इधर सब इतना एलिमेंट है, इसको सपोज n-2 एलिमेंट है, तो n-1 तो एलिमेंट को पुट करेगा ना, पुट कर जाएगा ना, तो उसमें भी फॉर लूप है, तो n-1 टाइम चल रहा है, मतलब कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा इसमें, कुछ आइडिया लग रहा है। n लास्ट फॉर लूप के लिए, उससे पहले कितना फॉर लूप लग सकता है, n-1 साइज द फॉर लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n-2, राइट, प्लस n-3 कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1, दिस इज द व्हाट sum of first n natural number, right, sum of first n natural number, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, n into 8 plus 1 by 2 ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना लगेगा इसमें। तो इस तरह से एनालिसिस आना चाहिए, मतलब इस तो ऊपर को दिक्कत पता चल रहा है, क्योंकि n-1 लेंथ का अगर मुझे मिल गया रिजल्ट और nth एलिमेंट को बिठाना है तो फॉर लूप कितना चला जाएगा, n बार तो चलेगा फॉर लूप। सिमिलरली अगर n-2 लेंथ का अगर एरे मेरा शॉर्ट हो गया तो इसी एलिमेंट को मैं प्लेस करूंगा ना, पहले प्लेस करूंगा तो उसमें n-1 कंपैरिजन तो लग ही रहा है ना, तो n-1 लास्ट के लिए n-1 कंपैरिजन लग रहा है, n-1 कंपैरिजन लग रहा है, n-2 कंपैरिजन लग रहा है, प्लस 1, तो ये क्या है, सम ऑफ कितना कंपैरिजन लग रहा था इसमें, टोटल कंपैरिजन इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, राइट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा कि n है और डेप्थ में जाएगा ना, n-1 n-2 1 इतना डेप्थ में जाएगा, तो एक बार डेप्थ का एक बार डेटा कहाँ पर स्टोर होगा, स्टैक में स्टोर होगा, राइट, तो स्टैक का लेंथ कितना आ जाएगा, डेप्थ कितना हो जाएगा, m तक हो जाएगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर है, आई थिंक ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ n इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा, क्लियर है, आई थिंक इट इज क्लियर का कैसे हुआ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यस तो अगर ये वाला क्लियर है तो ट्री को देखते हैं, अभी कहाँ का शॉर्ट स्टार्टिंग का थोड़ा टच किया, शॉर्टिंग का थोड़ा टच किया, रिकर्शन टच किया, तो ट्री को टच करते हैं, ट्री वाला प्रॉब्लम, इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो वो वाला मैं नहीं पढ़ना वाला हूँ, इन ऑर्डर क्या है, वो पोस्ट ऑर्डर क्या है, प्री ऑर्डर क्या है, वो तो आना चाहिए, ठीक है ना, जो पॉसिबल है इंटरव्यू के लिए, रिटर्न के लिए जो शनिवार को आएगा वो तो देख लियो भाई, वो इन ऑर्डर जो टेस्ट अगर है तो वो बेसिक है, इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर वो थोड़ी ना पढ़ाया जाएगा, तो मैं वो वाला नहीं करने वाला, वो थोड़ा देख लियो। तो मैं थोड़ा इसमें थोड़ा किस तरह से ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, राइट, ट्री का प्रॉब्लम आज जब देता है कोई इंटरव्यू
तो किस तरह से देखना चाहिए ट्री का पॉलीगन। तो देखते हैं अप्रोच कुछ एग्जांपल लेके। सपोज एक ट्री हो गया तुम्हारा, दिस वन एक ट्री हो गया, मैं ट्री स्पेसिफिक नहीं बना रहा, बस इसका लेकर बना रहा, इस ट्री हो गया ऐसा कुछ ट्री। ओके, अगर बोला गया इस ट्री में फाइंड द स्मॉलेस्ट नोड, फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट गिवन दिस ट्री। थोड़ा करो इसको, थोड़ा कोड लिखो, स्मॉलेस्ट ट्री। जैसे मैं बोल दिया रिकर्शन ट्री का फादर है, राइट, रिकर्शन ट्री का फादर है। तो जो रिकर्शन पढ़ाया गया है अभी तक, जो रिकर्शन दिखाया है, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इसका ट्री का सॉल्यूशन निकालो। लिखो थोड़ा, फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट गिवन दिस ट्री। एक ट्री देने का मतलब क्या है? ट्री तुमको देने का मतलब उस ट्री का हेड दे देना, राइट, रूट दे देना, दिस इज अ ट्री। इस ट्री का दे देना मतलब क्या? इस नोड का पॉइंटर दे देना, रूट दे देना। ए भी द ट्री, दिस इज आल्सो ट्री, दिस इज आल्सो ट्री। इस ट्री का तुमको दे देना मतलब क्या? इसका पॉइंटर दे देना, इस नोड को पॉइंटर देना, दिस इज आल्सो ट्री। इसका ट्री का दे देना मतलब इस नोड को पॉइंटर दे देना, राइट। मतलब एक ट्री का तुम्हारा हाथ में फंक्शन में पास करना मतलब क्या है? उस ट्री का हेड जो है, उस ट्री का जो रूट है, उसको उस ट्री में पास कर देना, राइट। लाइक अगर मैं बोला इस ट्री को पास कर दो, मतलब इस ट्री का रूट कौन है? दिस वन, दिस को पास कर दो। अगर मैं बोला इस ट्री को पास कर दो, मतलब इसका हेड जो है, जो रूट है, उसको पास कर दो। अगर मैं बोलता इस ट्री को पास कर दो, इस ट्री को पास करना मतलब इसका जो रूट है उसको पास कर दो, राइट। तो वही दिमाग में रखो, वही कॉन्सेप्ट रखो। ट्री, एक ट्री को फंक्शन में पास करना मतलब क्या है, और उसका रिकर्शन जो अभी पढ़ाया गया है उसको थोड़ा ध्यान में रख के सॉल्यूशन करो, सॉल्व करो इसको। फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट गिवन दिस ट्री इन एंड करो इसको थोड़ा। सर कोड लिखना है? हाँ, थोड़ा मतलब सूडो कोड तो लिखो कम से कम, पेन पेपर में जरा लिखो तो आइडिया मिल जाएगा, तो प्रैक्टिस हो जाएगा ना। कोड लिखना है, अगर तुम सूडो कोड लिखो, इसमें क्या है, 3-4 लाइन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रिकर्शन है, उसके बाद थोड़ा जो दिमाग जो बैठा है, जो बोला हूँ रिकर्शन क्या होता है नहीं होता है, वो दिमाग में रखो करो बस। I think the problem is clear to all. Is there any doubt for this problem? No, sir. Okay. हो गया वाला, 2-3-4 लाइन के कोड है इसमें। रिकर्शन से समझो जो पढ़ाया अभी,
किसी का y वाला प्रॉब्लम, फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन दिस ट्री, इन अ ट्री। जो ट्री का बस लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड होगा, 2 चाइल्ड हो सकता है, ओके, लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड, नॉट मोर देन दैट। दिस इज द बाइनरी ट्री। किसी का हुआ है अभी तक? किसी को आइडिया मिला क्या करना है नहीं करना है? अगर आइडिया भी शेयर करो तो भी चल जाएगा। किसी को आइडिया मिला है क्या करना है इसमें? सर ट्रावर्सल लगा देना है, फिर लेफ्ट में वेरिएबल क्रिएट करके उस वो ठीक है। दिस इज द एक अप्रोच है, मैं यही बोल रहा हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान अप्रोच है। इवन ग्राफ का प्रॉब्लम भी सॉल्व करना बहुत आसान अप्रोच है। दिमाग में लाना ही नहीं है वो ट्रावर्सल ओवर्सल, वो अपना करेगा जो करना है उसको। मुझे इस तरह सोचना ही नहीं है ट्री का प्रॉब्लम। ओके, देखते हैं किस तरह। और किसी ने ट्राई किया? ट्री के प्रॉब्लम ट्रावर्सल ओवर्सल होता रहेगा अंदर, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है उससे। मुझे कोड लिखना है ना, राइट? देखते हैं किसने और किया अप्रोच, किसी का अप्रोच और किसी का? तो देखो थोड़ा इस प्रॉब्लम को थोड़ा देखते हैं किस तरह से सोचना है। देखो मैनुअल ट्रावर्सल तो अंदर होगा ही होगा, ये नहीं बोला, लेकिन सोचने का तरीका, जिस तरह जितना सिंपली तुम सोचोगे उतना आसान रहेगा तुमको कोड लिखना। जितना डीपली तुम सोचोगे उतना दिक्कत होने वाला है तुमको कोड लिखना। ये थंब रूल याद रखो कोडिंग का। जितना तुम डीपली सोचोगे उतना दिक्कत होगा तुमको कोड लिखना। जितना तुम सिंपली सोचोगे, लॉजिकली सोचोगे, जितना तुम सिंपली सोचोगे, जितना तुम लॉजिकली सोचोगे, इतना तुम्हारा आसान रहेगा कोड लिखना। याद रखो कोडिंग का ये थंब रूल है। तो मुझे क्या दिया जाएगा? एक फंक्शन होगा, राइट? उसमें मुझे ट्री दिया जाएगा, राइट? इसमें एक ट्री दिया जाएगा। ट्री क्या है? ट्री दिया जाएगा मतलब उसका रूट दिया जाएगा। ट्री का मतलब क्या? उसका रूट, उस पॉइंटर का एक पॉइंटर दिया जाएगा, रूट दिया जाएगा, मतलब एक पॉइंटर देगा ना, रूट ट्री मिल गया। अब मुझे क्या बोला गया है, अगर मैं सही में ये वाला कोड लिख रहा हूँ, सही में मुझे ये वाला कोड लिखना आता है, मैं जानता हूँ जो कोड लिखूंगा वो सही होगा। ये कोड क्या करेगा? मुझे इसका मिनिमम एलिमेंट निकाल के दे देगा, राइट? मिनिमम एलिमेंट एक निकाल के दे देगा। और उससे पहले मिनिमम क्या होगा? मिनिमम एक ग्लोबल वेरिएबल लेना पड़ेगा। मिनिमम इक्वल क्या होना चाहिए? मिनिमम का वैल्यू क्या लिखोगे इसमें? वैल्यू आइदर रूट ले सकते हैं या फिर इंटीजर मैक्स वैल्यू ले सकते हैं। मिनिमम लेवल तो क्लास इन्फिनिटी, राइट? क्लास इन्फिनिटी वाई क्यों लेंगे वो इंपॉर्टेंट है। क्यों लेंगे क्लास इन्फिनिटी? या फिर मैक्सिमम जब लेते हैं माइनस इन्फिनिटी क्यों लेते हैं? वाई वी टेक दिस क्लास इन्फिनिटी माइनस। सबसे पहले तो मिनिमम एंड मैक्सिमम होता है क्या है वो सबसे पहले बताओ। मिनिमम, व्हाट इज मिनिमम एंड व्हाट इज मैक्सिमम, क्या होता है? उससे पता चल जाएगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है। वो इन्फिनिटी लेने का, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लेने का कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। वो तो ब्लाइंडली नहीं, बाउंड्री वैल्यूज हैं और अरे में जितने भी एलिमेंट होंगे आइदर इक्वल टू होंगे या फिर लेस देन दैट। वो हो गया प्रोग्रामेटिकली, ठीक है ना? वो बेसिक चीज नहीं है, वो लॉजिकल चीज नहीं है लेने का। वो तुम प्रोग्राम कुछ किए हो, काम करके, इसलिए तुम प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ले रहे हो, ठीक है ना? तो उससे वो छोड़ो। सबसे पहले मिनिमम मैक्सिमम होता है क्या? मिनिमम में मैक्सिमम, व्हाट इज मिनिमम एंड व्हाट इज मैक्सिमम? मतलब एक ऑपरेटर है, ऑपरेंड है, कुछ है, इसका आइडिया मिनिमम मतलब एक फंक्शन। मिनिमम एक फंक्शन बोलोगे ना, राइट? व्हाट इज मिनिमम मैक्सिमम? मिनिमम एक फंक्शन है जो 2 इनपुट लेकर उसे मिनिमम दे रहा है। दिस इज टोटली रॉन्ग। मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शंस नहीं है। मिनिमम मैक्सिमम दिस टू आर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स याद रखो, ऑपरेटर्स। पता नहीं तुम लोग बोला गया है कि नहीं ऑपरेटर्स एक नहीं। मोस्ट ऑफ द केस तुमको फंक्शन लगेगा, क्योंकि फंक्शन की तरह तुम यूज करते हो, राइट? मिनिमम ऑफ समथिंग, मिनिमम ऑफ ए और बी, जो इसके मिनिमम है वो मिल जाएगा। ए अगर मिनिमम मिल जाएगा, बट मिनिमम मैक्सिमम इज नॉट अ फंक्शन। लॉजिकली देखा जाए तो दिस इज एन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर की तरह काम करेगा, एक ऑपरेटर की तरह काम करता है मिनिमम एंड मैक्सिमम। ओके, कि क्यों मैंने बोला ऑपरेटर है? तो ऑपरेटर का मतलब क्या? प्लस माइनस एक ऑपरेटर है, राइट? ये तो ऑपरेटर, आई थिंक यू नो दिस वन। ऑपरेटर है, प्लस माइनस इन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड है, दिस इज ऑपरेटर। क्यों मैं बोलता हूँ ये ऑपरेटर है? देखो
दो ऑपरेटर, सपोज क्लास एक ऑपरेटर है, राइट, क्लास ऑपरेटर है। अगर ए अगर हो गया, ए एक वैल्यू है, इसका आइडेंटिटी क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी क्लास का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी वैल्यू क्या है क्लास का, व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी वैल्यू ऑफ क्लास। आइडेंटिटी पता ना आइडेंटिटी वैल्यू क्या होता है। किसी ऑपरेटर के साथ अगर ए वाला लेफ्ट हैंड साइड किसी ऑपरेटर ए अगर है क्लास के साथ, इधर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐसा होना चाहिए जहाँ पर ए वाला आइडेंटिटी होना चाहिए। सो मल्टीप्लिकेशन है, ए अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ समथिंग इक्वल टू ए होना चाहिए, ए वाला इधर आना चाहिए। तो आइडेंटिटी ऑफ क्लास क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी ऑफ क्लास 0, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए 1, राइट। आई थिंक ग्राफ थ्योरी में पढ़े होंगे। क्लास का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा 0 होगा, तभी मैं 0 के अंदर कुछ भी प्लस करूँगा तो ए आएगा, वही एक चीज आएगा। मल्टीपल मल्टीप्लाई एलिमेंट 1 होगा क्योंकि 1 के अंदर कोई मल्टीप्लाई करेगा तो वही एलिमेंट आएगा, राइट। सिमिलरली मिनिमम ऑफ ए समथिंग कुछ करूँगा तो ए आना चाहिए, तो मिनिमम ऑफ समथिंग क्या करूँगा तो ए आएगा। क्या मिनिमम ए करूँगा तो क्लास इन्फिनिटी आना चाहिए कि नहीं, क्लास इन्फिनिटी, दैट्स व्हाई क्लास इन्फिनिटी इज the identity element, identity value of minimum operator. That's why I am calling this minimum is an operator, not a function. Maximum में क्या करूँगा, maximum में क्या करूँगा, a of something equal to a आना चाहिए। क्या करूँगा maximum अगर a वैल्यू होगा तो माइनस इन्फिनिटी करूँगा, तभी मेरा a आएगा। That's why minimum and maximum operator, not a functions. अगर बोला जाए क्यू ऑपरेटर है, आप लोग इसका अभी बोल पाओगे ना कि ये ऑपरेटर है, क्योंकि आप लोग डिबेट में बैठोगे तो कभी मानेगा भी नहीं ऑपरेटर है बोलते। अगर ये ऑपरेटर नहीं है, हाउ दिस इज बिहेविंग, क्लास ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इसी तरह बिहेव कर रहा है, राइट। क्लियर हो गया अभी ये चीज। अभी कोई बोले मिनिमम मैक्सिमम क्या है, क्या बोलोगे तुम लोग, ऑपरेटर। इसीलिए हम लोग क्लास इन्फिनिटी लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं मैक्सिमम। अब आता है ये चीज पे, इस मुझे क्या बोला गया है, देखो फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ओके, फॉर अ गिवन ट्री। तो ट्री मुझे दे दिया, ट्री देने का मतलब है रूट दे दिया मुझे, मतलब इस ये वाला मुंडी मुझे मिल गया, ये वाला मुंडी पास कर देना फंक्शन में। और मैं सही में अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ कोड, प्रिकॉशन है, फेथ होना जरूरी है, उससे पहले भरोसा होना जरूरी है। अगर मैं कोड लिख रहा हूँ मतलब मैं गलत लिख ही नहीं सकता भाई, ये वाला फंक्शन मुझे हमेशा रिटर्न मिनिमम रिटर्न करेगा इस ट्री से। अगर ये वाला फंक्शन इसका ट्री से मिनिमम रिटर्न करेगा, मतलब सेम फंक्शन ये वाला अगर पास करूँगा इस फंक्शन में, इसका मिनिमम मुझे मिल जाएगा। इसका भी अगर पास करूंगा इस फंक्शन में, इस ट्री का मिनिमम मिल जाएगा, इस ट्री का मिनिमम मिल जाएगा, इसमें पास करूंगा। इस ए वाला नोड अगर पास किया इसमें तो इसका मिनिमम मिल जाएगा, राइट, इसका मिनिमम मिल जाएगा। तो समझ लो उसमें m1 क्या होगा, f ऑफ रूट ऑफ लेफ्ट ट्री, मिनिमम मिल गया मुझे लेफ्ट ट्री का। m2 मुझे क्या मिल जाएगा, m2 मुझे f ऑफ रूट ऑफ राइट का मिल जाएगा मिनिमम। ये वाला मिनिमम क्या कर रहा था, ये वाला फंक्शन क्या कर रहा था, मुझे एक ट्री ले रहा था, उसका मिनिमम निकल के दे रहा था। इसमें भी तो मैं यही कर रहा हूँ, इसमें ट्री पास कर रहा हूँ, एक तो मिनिमम मिल रहा है ना लेफ्ट का, इसमें भी ट्री पास कर रहा हूँ, मुझे मिनिमम मिल रहा है ना, क्योंकि मतलब एक पूरा फंक्शन क्या है, वो ट्री लेगा मिनिमम पास करेगा, ट्री लेगा मिनिमम पास कर रहा है। अब मुझे रिटर्न क्या करना है, रिटर्न मिनिमम ऑफ क्या करना है, मिनिमम ऑफ m1 m2 एंड देन इस नोड का डेटा, इसका भी डेटा है ना, रूट डॉट डेटा है इसका, इसको पास मिनिमम निकालना तीनों का, उसको रिटर्न करके देना है। अब देखते हैं इसका क्या होगा, जो कौन सा केस पे ब्रेक होगा, क्योंकि मुझे देखना है अभी इम्प्लिसिट बेस केस देखना जरूरी है ना एक्सप्लिसिट बेस केस देखना जरूरी है। इम्प्लिसिट बेस केस देखो, ट्री के केस में बेस केस लिखना थोड़ा मतलब ट्रिकी नहीं बोलूंगा, थोड़ा आसान है, सिस्टमेटिक तरीके से लिखना जरूरी है। ट्री का केस, ट्री का प्रॉब्लम में अगर बाइनरी है, मैं बाइनरी ट्री के लिए बोल रहा हूँ, तो बेस केस लिखने से थोड़ा ट्रिकी है। तो कभी भी क्या हो सकता है, एक नोड का फॉर अ पार्टिकुलर नोड लेफ्ट चाइल्ड हो सकता है, वन चाइल्ड हो सकता है, लेफ्ट चाइल्ड हो सकता है, राइट। इसमें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन फंक्शन में दिक्कत आएगा इसमें। अच्छा, मिनिमम अगर बोला जाए इसमें, तो ये तो मेरे लेफ्ट जाके क्या होगा, एट द एंड में क्या जाएगा, निकल कर आने के चांसेस है कि नहीं, निकल करने के चांसेस है, लेफ्ट जाके राइट जाके निकल, इसको इस ट्री को फार कर निकल के चांसेस है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, नाल या फिर नान, कुछ वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एक वैल्यू का। ये वाला लीफ नोड है, लीफ नोड के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, लीफ नोड के राइट में कुछ भी नहीं है, क्या करते हैं,
तो लीफ नोड के लेफ्ट में नाल घुसा देते हैं, लीफ नोड के राइट में भी हम लोग नाल रिटर्न करते हैं। मतलब क्या इसका मतलब है हम लोग लीफ नोड में है, राइट। तो अगर पास करते करते क्या हो जाएगा, तो नाल में चला गया, इफ रूट डॉट डेटा, तो रूट डॉट डेटा अगर मेरा नाल हो गया मतलब उसको रिटर्न कर दो भाई, रिटर्न कर दो, कुछ नहीं, नाल हो गया रिटर्न कर दो उसको। या फिर कोई बोल सकते जिसके लेफ्ट में नाल है उसमें रिटर्न कर दो। एक्सप्लिसिट समझ में आ रहा है, एक्सप्लिसिट वाला जहाँ पर लेफ्ट में नाल हो गया चेक ही नहीं करना है, आप इधर आके मिनिमम चेक करो, ठीक है ना। इधर से चेक कर सकते हो एक्सप्लिसिट में, इम्प्लिसिट नहीं, ये इम्प्लिसिट इधर चेक कर सकते हो। किसी एलिमेंट में लेफ्ट का राइट का दोनों नाल है, इधर से चेक कर दो। हम लोग जाएंगे नहीं एक्सप्लिसिट इस लिफ्ट के बाहर, राइट। अगर मैं लिफ्ट के बाहर नाल में पहुंच रहा हूँ, हम लोग एक्सप्लिसिटली हम लोग उसमें जा रहे हैं, उस लेफ्ट साइड में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर कोई नोड है ही, जहाँ पर कोई नोड है ही नहीं उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फायदा नहीं है इसमें। उस केस में हम लोग को इधर रिटर्न करना पड़ेगा। आई थिंक इट इज क्लियर। यस सर। तो कितना आसान है ट्री का कोड लिखना। मुझे ट्रैवर्सल का दिमाग ही नहीं लगाना है, ट्रैवर्सल क्या हो रहा है नहीं हो रहा अंदर। मुझे बस लॉजिकली जितना लॉजिकली सोचोगे कोड लिखना इतना आसान है। ग्राफ में भी, ग्राफ थ्योरी, उसके बाद ट्री में सबसे और रिकर्शन में और टीपी और डिवाइड कॉन्कर में लोग यही दिक्कत करते हैं, यही प्रॉब्लमेटिक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डीपली घुस जाते हैं। जितना डीपली घुसोगे उतना दिक्कत है। जितना तुम लॉजिकली प्रॉब्लम को सोचोगे उतना तुम लॉजिकली कोड को इंप्लीमेंट कर पाओगे। इतना दिमाग लगाना नहीं। मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, मुझे पता है ये वाला फंक्शन मुझे क्या करेगा, मिनिमम रिटर्न कर देगा। ट्री क्या है, रूट है मेरा ट्री, लेफ्ट में मेरे पास वो भी तो ट्री है, उसमें मुझे मिल जाएगा। ये वाला अगर मेरा ट्री का रूट निकाल मिनिमम निकाल देने वाला है तो इसमें पास में इसका तो मिनिमम मिल ही जाएगा, इसमें पास में मिनिमम तो मिल ही जाएगा। अब मुझे मिनिमम क्या चाहिए, इससे जो मिनिमम आया, इससे जो मिनिमम आया और इसका जो अपना डेटा है उनको कंपेयर करके निकाल दो, रिटर्न खत्म कर दो। यही तो है ट्री का प्रॉब्लम, और क्या है, इससे तो कुछ है ही नहीं इसमें। और एक चीज़ क्या बोले हम लोग, मिनिमम बोला, मिनिमम मैक्सिमम, राइट। तो इससे क्या क्या पूछे जा सकता है इंटरव्यू के टाइम, वो इम्पोर्टेंट है। इससे सवाल पूछा जा सकता है, गिवन ए ट्री, ओके, गिवन ए ट्री whether that given tree is a mirror image of each other or not। mirror image मतलब इसका लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट सेम है कि नहीं। मिरर इमेज लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट ऐसा नहीं है। सपोज मिरर ऑफ वन एक वैल्यू है, इसके सामने मिरर रख दोगे तो इसके सामने वाला वैल्यू कैसा हो जाएगा, वन इस तरफ है तो ए वाला इस तरफ है, ऐसा हो जाएगा ना। अगर मैं टू इस तरफ से लिखा हूँ, मिरर इस तरफ लिखोगे तो टू ऐसा हो जाएगा, राइट। तो लिख नहीं पा रहा इधर, टू ऐसा हो जाएगा, टू इस तरह हो जाएगा, राइट। तो मिरर इमेज इस तरह से होना चाहिए डेटा, मतलब वेदर गिवन अ ट्री इज मिरर ऑफ ईच अदर, वेदर मिरर इमेज और नॉट, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट, वेदर दैट टू पार्ट इज मिरर इमेज और नॉट। ये सब प्रॉब्लम आ सकता है। और एक क्या आ सकता है, गिवन अ ट्री अब इसका ट्रैवर्सल करो जिगजैग नोटेशन पे। जिगजैग नोटेशन मतलब इस तरह से ट्रैवर्स करना है आपको, और इसी तरह ट्रैवर्सल में आपको मतलब आउटपुट शो करना है, प्रिंट करके दिखाना। इस तरह के प्रोडक्ट पूछते हैं अमेजन उसके बाद अच्छा खासा जो सवाल जो 10 लाख के पैकेज देता है, 10 to 15 लाख के पैकेज देते हैं, इस तरह का सवाल पूछते हैं। आसान है तो देखना, बहुत आसान है सब प्रॉब्लम। उसमें बस वो वर्ड क्यू यूज होता है, क्यू और उसके साथ और कुछ नहीं, बस आसान है, देख लेना इसमें। इस तरह से प्रॉब्लम आ सकता है। तो ट्री का प्रॉब्लम तो छोड़ कर मत ही जाना, वही मैं बोल सकता हूँ। आई थिंक इट इज क्लियर ट्री का। तो आज क्या क्या टास्क किया, सर्चिंग, शॉर्टिंग, रिकर्शन, देन ट्री सर्च, एक है ना। इसको थोड़ा देखते हैं लिंक लिस्ट में क्या क्या पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। अब इंटर्नशिप में जाओगे शायद, लिंक लिस्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। लिंक लिस्ट से ज़्यादा सवाल पूछते नहीं है, अभी तुम सेकेंड ईयर में हो, लेकिन अच्छा सा सवाल बनते हैं लिंक लिस्ट में। जब टाइम प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो लिंक लिस्ट में भी थोड़ा मास्टर कर लोगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग इंटर्नशिप के इंटरव्यू में बैठने से पहले इम्प्लीमेंटेशन वाइज आ जाना चाहिए हाथ में। गिवन लिंक लिस्ट में लिखने वाला नहीं हूँ, नहीं थोड़ा समझ लो, 6-7 प्रॉब्लम होगा इसमें। तो एक लिंक लिस्ट दिया जाएगा तुमको, या फिर तुमको इस तरह से बनाना भी आ जाना चाहिए। लिंक लिस्ट को हर चीज़ बनाना आना चाहिए। ऐसा नहीं है ट्री तुमको दिया जाएगा, ट्री तुमको ऐसा डाटा देगा बस 1 2 3 4 5 6 1, सपोज ट्री का तुमको बनाना खुद को है, तुमको बोला जाएगा इंटरव्यू ऐसा बोलेगा, तुमको ट्री बना के नहीं देगा। तो फेस टू फेस कोड में तुमको ट्री बना कुछ भी बनाने वाला नहीं मिलता है रेटिंग में,
ठीक है ना। इवन तुमको किसी कोडिंग प्लेटफॉर्म में बना हुआ ट्री मिल भी जाता होगा, फाइंड द मिनिमम ट्री, मिनिमम ऑफ एनी सम, बट जो फेस टू फेस कोडिंग होता है उसमें कुछ बनाना नहीं मिलता है, तुमको खुद को बनाना होता है। जैसे तुमको इंटरव्यू बोल देगा कि एक ट्री का इन ऑर्डर है ऐसा है, क्योंकि दो ट्री, एक ट्री बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, इन ऑर्डर चाहिए, राइट, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल चाहिए, एंड प्री और पोस्ट ऑर्डर, राइट। प्री और पोस्ट में आप कर सकते हो, प्री और पोस्ट से कर सकते हो, इन ऑर्डर चाहिए, प्री एंड पोस्ट, और क्या चाहिए, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर। उधर पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर पॉसिबल, पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर देखना, ऐसा दो ट्रैवर्सल दिया जाएगा और तुमको इसी से तुमको ट्री बनाना है, उसके बाद तुम अप्लाई करोगे अपने एल्गोरिथम को, फाइंड द मिनिमम एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट, ओके। या फिर तुमको एरे एक दिया जाएगा, उसमें बोले तुम मुझे एक जेनेरिक ट्री उसमें डिजाइन करो, बनाओ, एरे दे देगा 1 2 3 4 5 6 ऐसा दिया जाएगा तुमको, उसमें इसको इस तरह से पहले ट्री बनाना है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह ट्री बनाना है पहले, उसके बाद तुमको बोलेगा अप्लाई करो अभी शॉर्टिंग वाला, अब फाइंड द मिनिमम एलिमेंट। पहले ट्री बनाना आना चाहिए ना, ट्री बनाना चाहिए। अगर मैं लिंक लिस्ट का बोलूँ तो लिंक लिस्ट बनाना आना चाहिए, बनाना तो आना चाहिए, तो गारंटी है वो सीख लेना। और मैं मानता हूँ तुम लोग को ट्री बनाना आता है, लिंक लिस्ट भी बनाना आता हो, और बनाने के बाद लिंक लिस्ट में क्या क्या बेसिक सवाल होता है, insert a particular node, insert an element at the beginning of the linked list, insert an element at the end of the linked list, insert an element after a particular position of the linked list, 3 हो गया। अब वही होगा डिलीशन, delete an element at the beginning, delete an element at the end, delete an element after a particular position given in linked list, 6 प्रॉब्लम हो गया, राइट। अब ऐसा सर्चिंग में delete search an element after a particular, after maintaining some particular क्या है, maintaining some particular क्या है, सर्च और बोल सकते हैं इसमें, क्या बोल सकते हैं इसमें, फाइंड सम पैटर्न, फाइंड सम एलिमेंट, लाइक 4 एक के बाद आप पैटर्न निकाल दो, ऐसे बोल सकता है। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट आ जाता है, तो देखना इसमें कि शॉर्टिंग इन लिंक लिस्ट ऐसा भी हो सकता है, शॉर्टिंग होता है, शॉर्टिंग लगा सकते हैं लिंक लिस्ट पे, देख लेना थोड़ा बहुत, ऐसे शॉर्टिंग इन लिंक लिस्ट भी आता है। तो 7 प्रॉब्लम तो हो जाएगी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जो लिंक लिस्ट पे बनाया जा सकता है, और इंटरव्यू भी बेसिक ही पूछते हैं लिंक लिस्ट से, इतना डिफिकल्ट नहीं पूछते लिंक लिस्ट से। तो लिंक लिस्ट से आई थिंक क्लियर है सब, क्या देखना है आप लोग को इंटर्नशिप के लिए। आई थिंक इट इज क्लियर। सॉर्टिंग वाला पार्ट लिंक लिस्ट का थोड़ा समझा, वो आप देखना, वो अभी देखूंगा, मैं खुद भी दे देगा शॉर्टिंग वाला, ये शॉर्टिंग वाला पॉसिबल है, लेकिन मास शॉर्ट के लिए आपको एरे पॉसिबल है, एरे करना है, आप कर सकते हो। लिंक लिस्ट में देखना पड़ेगा शॉर्टिंग पॉसिबल है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा लिंक लिस्ट में, ठीक है ना, लिंक लिस्ट देखना पड़ेगा। हाँ सर, विदाउट स्पेस से कैसे मींस करना होगा वो, विदाउट स्पेस मींस जैसे कि लिंक लिस्ट को आरएम में कन्वर्ट करके तो कोई भी सॉर्टिंग लगा सकते हैं, वो तो फायदा नहीं है, वो बोलेगा वजह से। हाँ, तो सिर्फ लिंक लिस्ट पॉइंटर बोथ साइड मेंटेन कुछ करना पड़ेगा शायद, मुझे इतना लगा। जैसे मतलब आप उस टेक्निक को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, क्विक शॉट का जो टेक्निक है इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, पॉइंटर वाला खेल होगा इसमें, मोस्ट प्रोबेबली पॉइंटर एक दो नया बहुत मैंने शायद किया था इसका, 2 पॉइंटर 3 पॉइंटर इतना लगा था कि एक पॉइंटर सामने से पीछे से करना चालू कर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं एरे, इसमें तो एरे नहीं लगा हुआ, इसमें तो आपको पॉइंटर का तो खेलना है, आप एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में चाप मार गए, इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा, इसमें इतना मतलब आप तो बोल नहीं पाऊंगा शायद, देखना पड़ेगा, लेकिन पॉसिबल ही है। लिंक लिस्ट में आपको शॉर्टिंग का किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा इसको, थोड़ा आप चेक कीजिएगा, पॉसिबल है, मैं जो पॉसिबल सवाल है वही बोल रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिए इसको, ठीक है ना। ठीक है सर, ये तो डिफिकल्ट वाला, इतना डिफिकल्ट और कुछ भी नहीं है, कोडिंग वोडिंग कुछ डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बस हम लोग बनाते हैं, बस डिफिकल्ट होता है, सब चीज़ का लॉजिक होता है पढ़ने का। उसके बाद और क्या बाकी रह गया हम लोग का, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक का थोड़ा देखना, स्टैक तो इजी है, थोड़ा इजी भी नहीं है, स्टैक बिल्कुल भी इजी नहीं है जितना लगता है। स्टैक में थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, जैसे एक प्रॉब्लम स्टैक थोड़ा प्रॉब्लम अच्छा खासा प्रॉब्लम है, तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम कुछ है, तो जो पूछेगा नहीं स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, मे बी इंटर्नशिप में पूछ भी दे, अभी पता नहीं इधर कौन सा कंपनी आता होगा, तो उस कंपनी के हिसाब से पूछ भी देता होगा थोड़ा। तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो स्टैक का पॉप एंड वो वाला फंक्शन निकालना, पॉप पुश ऐसा फंक्शन वो पूछ सकता है, या फिर आपका जो होता है ना मैचिंग पैरेंथेसिस, ब्रैकेट का प्रॉब्लम, हाँ ब्रैकेट पैरेंथेसिस, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा देखेगा, थोड़ा यूट्यूब वगैरह थोड़ा सर्च करके पढ़िएगा इसको, स्टैक का अच्छा खासा प्लेलिस्ट मिलेगा आपको इसके, और स्टैक का अच्छा खासा क्वेश्चन मिल जाएगा। जो एक प्रॉब्लम हो गया आपका सपोज स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम, स्टैक के बेसिस पे स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम
वो बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम है, स्पैम प्रॉब्लम। मतलब एक स्टॉक आप खरीद के रखें, कितना समय बाद आप बेचेंगे तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। उसके बाद आपका ऐसे 20 तरह का बिल्डिंग दिया सकता है, इस तरह का बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है, इजी है प्रॉब्लम। तो देखिए स्टॉक अगर थोड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा। सपोज बिल्डिंग ऐसा है, आपको दिया जाएगा जैसे मतलब एरिया ऑफ हिस्टोग्राम ऐसा होता है। एरिया ऑफ हिस्टोग्राम वन ऑफ द फेमस प्रॉब्लम है, एरिया ऑफ हिस्टोग्राम। एरिया ऑफ हिस्टोग्राम ये डायरेक्ट पूछ होता है भाई, ये सब डायरेक्ट पूछ होता है। एरिया ऑफ हिस्टोग्राम अच्छा है, कंपनी अगर इंटर्नशिप भी पूछ होता है सब एरिया ऑफ हिस्टोग्राम। वो स्टैक का प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में क्या है, एरिया हिस्टोग्राम सेम है, इससे के ऊपर है 2D प्लेन में है, एरिया हिस्टोग्राम तो 3D प्लेन में है। तो इसमें क्या है ना, जितने सब इसमें वाटर स्टोरिंग प्रॉब्लम है, ये वाला जो प्रॉब्लम है वाटर स्टोरिंग प्रॉब्लम। इस वाटर सेविंग प्रॉब्लम को आप हिस्टोग्राम प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें क्या है, कुछ एरिया दिया रहेगा और बोलेगा आप कितना पानी इसमें स्टोर किया जा सकता है, दिस द एरिया। कुछ एरिया दे देगा, तो इसका हाइट है, कुछ इसका हर एक का हाइट है, हर एक का विड्थ है, कुछ दिया रहेगा और आपको बोला जाए कितना पानी आप स्टोर कर सकते हो इस एरिया में। तो उसी प्रॉब्लम को थोड़ा एक्सटेंड करोगे तो 3D प्लेन में शायद 3D व्यू में शायद हिस्टोग्राम हो जाएगा, मैट्रिक्स प्लेन कुछ होगा शायद, देखना थोड़ा एरिया हिस्टोग्राम। तो इस टाइप में अच्छे से प्रॉब्लम होता है तो पूछते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपका आइडिया रख जाए क्या क्या हो सकता है इस टाइप। रेन वाटर, हाँ ट्रैपिंग रेन वाटर प्रॉब्लम। ओके, और मेरे हिस्टोग्राम तो देख लीजिएगा अच्छे से, हिस्टोग्राम प्रॉब्लम इस टाइप के ऊपर आता है। छोड़िए मैं कुछ भी प्रॉब्लम, मतलब सेकेंड ईयर में बहुत टाइम है आपको, इतना काफ़ी है। और कल भी सेशन है तो देखेंगे थोड़ा बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देख ली, अगर आप लोग क्वालिफाई कर देते हैं सैटरडे का एग्जाम तो इंटरव्यू में बैठने के लिए क्या क्या चाहिए, कल थोड़ा देखेंगे एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सैटरडे के एग्जाम में क्या क्या पॉसिबिलिटी है आना क्वेश्चन। तो उससे पहले जब आज खत्म करने से पहले ये वाला चीज़ देखते हैं, लीड कोड वगैरह कौन कौन करता है। लीड कोड, हैकर रैंक एंड हैकर ओके। उसको आता है कोड शेल, उसके बाद क्या है टॉप कोडर, उसके बाद कोड फोर्सेस। ओके, these are very important प्लेटफॉर्म। बट इसका जो आप लोग तैयारी करना था तरीका ना इसी ऑर्डर में होना चाहिए। सबसे पहले लीड कोड होना चाहिए, भले आपको जिससे में टाइम मिलना है लीड कोड तो करना ही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लीड कोड ही करते हैं आजकल, और मोस्ट ऑफ द कंपनीज लीड कोड ही से ही सवाल पूछते हैं। अगर आपने लीड कोड में 1200 से लेकर 1200-1300 प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत टाइम है, 1200-1300 प्रॉब्लम सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं, ईजी है। अगर आप 4th ईयर से पहले अगर 1200-1300 प्रॉब्लम लीड कोड कर लिए ना, फिर तो समझ लीजिए आपको हो गया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कंपनी में अच्छे से कंपनी में तो आप निकाल लोगे ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस। लीड कोड करने के बाद टाइम मिलता है तो हैकर एंड हैकरात कीजिए, ठीक है ना। हैकर एंड हैकरात मैं नहीं बोला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कीजिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम आपको हैकर एंड हैकरात को मिलेगा वो लीड कोड भी मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हैकर एंड हैकरात मैं करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ कि एक मोस्ट ऑफ द कंपनी जो आएगा ना आपके इधर, मोस्ट ऑफ कंपनी जो ऑनलाइन में भी इंटरव्यू लेगा, एग्जाम लेगा, कोडिंग इंटरव्यू, वो इसी दोनों प्लेटफॉर्म से लेता है, हैकर एंड हैकरात प्लेटफॉर्म में लेता है। तो आप कम से कम प्लेटफॉर्म से मतलब क्या आपको खबर होना चाहिए, आपको प्लेटफॉर्म पता चलना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म में किस तरह से काम चल रहा है, राइट। तो प्लेटफॉर्म पता चल गया तो हो गया, फिर तो आपको मतलब कुछ नया नहीं रहेगा एग्जाम देते नहीं तो नया रहेगा। लेकिन हैकर जो प्रॉब्लम है वो लीड कोड में मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ऑफ हैकर क्यों बोल रहा हूँ मैं, बस आप जो उसका जो है ना जो प्रोग्राम सबमिशन का किस तरह से मतलब क्या उसका साइट काम करता है नहीं करता है, वो कम से कम जान लो। और कोड से टॉप कर और कोड फोर्सेस नहीं तो बात का बात है, अगर टाइम मिलता है तो इतना टाइम मिलता है तो वो करो। 1200-1300 प्रॉब्लम करोगे 2 साल में तो उसको टाइम ही नहीं मिलेगा, बहुत टाइम चला जाएगा। लेकिन जॉब पास तो इतना काफ़ी है करना, तो जॉब चाहिए अच्छे खासी, इसी से पूछते हैं, इसी से मतलब कि आपका समझ लो आपका अमेजोन तो इसी से पूछता है डायरेक्ट किसी से कुछ चेंज भी नहीं करते। अमेजोन का जो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। और अमेजोन हो गया आपका, गूगल भी असली से पूछता है। गूगल को फिर भी आप इसी कैटेगरी में डाल सकते हो, दूसरे कैटेगरी में डाल सकते हो, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट डाल सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट करता है इसे, माइक्रोसॉफ्ट भी पूछता है। और क्या हो गया, एप्पल का भी इसी से डाल सकते हो, इसी रेंज में एप्पल का भी इसी रेंज में डाल सकते हो लीड कोड में। और इन तीनों कैटेगरी में मतलब टॉप कोडर सबसे डिफिकल्ट टॉप कोडर के बाद आता है कोड फोर्सेस के बाद आता है कोड शेल। तो इसी ऑर्डर में जाना, लीड कोड करने के बाद ही आप जाइएगा हैकर या फिर हैकर, दोनों का कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही है, हैकर।
उसके बाद अगर टाइम मिले तो कोर्स से पकड़िएगा। उसके बाद अगर बीटेक के बाद टाइम मिलता है तो वो बेसिकली परीक्षा के लिए टाइम ही नहीं चाहिए, नहीं मिलेगा आपको, इतना गारंटी है। और कोर्स से करने के लिए करना जरूरी क्यों है? अगर टाइम मिलता है तो डायरेक्ट टाइप इसी से पूछता है, डायरेक्ट टाइप, उसके बाद आता है आपका फेसबुक, इसी से पूछता है मोस्ट ऑफ द। आपको प्रिपरेशन ऐसा नहीं है इससे नहीं पूछता है, इससे पूछता है, लेकिन इस लेवल का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इस लेवल का डिफिकल्टी वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना होना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद न्यूटोनिक्स हो गया, न्यूटोनिक्स। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, वन ऑफ द डिफिकल्ट, इंडिया में सबसे डिफिकल्ट, इंडिया नहीं बोल रहा, सबसे डिफिकल्ट अगर कोई अगर एग्जाम कंडक्ट कराता है कोडिंग का, वो हो गया सबसे पहले है कोऑर्डिनेशन, एंड मैं सबसे पहले ब्रैकेट में आता है कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्ट टाइप, सबसे डिफिकल्ट होता है उसका इंटरव्यू निकालना, वो कोड ही नहीं निकल पाता है। उसके बाद बाकी के इसका जो इंटरव्यू कौन लेता है पता है? मतलब आपका जो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्ट टाइप, तो उसका फेस टू फेस इंटरव्यू जब सब राउंड क्लियर हो गया, मान लो आपका सब राउंड क्लियर है, रिटन नोटिस सब क्लियर हो गया, आपका कोड भी क्लियर हो गया, लेकिन लास्ट टाइम जो होता है ना, लास्ट में एचआर से पहले जो फेस टू फेस राउंड होगा डायरेक्ट टाइम में, जो एसएम आईसीपीसी टॉपर रहता है, एसएम आईसीपीसी का, आई थिंक आपको आप लोगों से आज सुनने में आया होगा एसएम आईसीपीसी क्या होता है। एसएम आईसीपीसी होता है कोडिंग का ओलंपियाड, ओके, वो आप लोगों जैसा है या फिर मेरे जैसे बंदा हो सकता है, या फिर आपसे भी कम उम्र का बंदा हो सकता है, वो आपको इंटरव्यू लेगा। एसएम आईसीपीसी का टॉपर जो रहता है वो इंटरव्यू रहता है, तो एसएम आईसीपीसी का टॉपर जो रहता है तो नंबर 1 रहता है, फिर नंबर 2 रहता है, मतलब समझ ही रहा हूँ उसका लेवल क्या होगा पूछने का, तो इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है ये तो इंटरव्यू। लेकिन एक दो को पीछे नहीं भागना है, लार्ज बकेट ऑफ द कंपनीज, इसी के ऊपर क्वेश्चन सवाल पूछता है। लार्ज बकेट अगर मैं बोला 90 अगर कंपनीज आता है, अगर अच्छा खासा कंपनी से, तो नियर 80 to 85 कंपनीज इसी से पूछते सवाल, तो इतना टेंशन नहीं लेना है। 5 कंपनी से छोड़ भी दोगे क्या फर्क पड़ता है, राइट? तो दिमाग इतना लगाना नहीं इसी के लिए, इसमें लगाओ जहाँ पर तुम लार्ज बकेट को टारगेट कर पाओ। आई थिंक इट इज क्लियर किस तरह से तैयारी करना है। अगर किसी ने चालू नहीं किया तो चालू कर दो भाई, तो बहुत दिक्कत आना वाला। कम से कम 1200 से 1300 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए टिल बिफोर यू सीट इनटू दिस कैंपस प्लेसमेंट और आउटसाइड दिस कैंपस प्लेसमेंट। किसी को कुछ डाउट है? और कोई भी प्रॉब्लम करते हो ना, उसका मतलब ऐसा नहीं है बस प्रॉब्लम को छोड़ दो, उसका प्रॉपर नोट्स बना कर रखो। जैसे तुम लोग क्लास नोट्स बनाते हो ऐसे नोट्स बना कर रखना, जैसे इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम हो तो एक प्रॉपर नोट्स बना कर, क्योंकि उससे क्या होगा ना, एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, आफ्टर पार्टिकुलर टाइम पीरियड, सपोज 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, उसको रिवाइज करने में आसान होगा। और एक ही प्रॉब्लम को अगर 3-4 बार देख लेना, उसको भूलोगे नहीं तुम जिंदगी भर, रिविजन होता जाएगा। तो ये मतलब कि बहुत लोगों को मैं देखा हूँ, दिस इज दे डिडंट गो थ्रू दिस प्रैक्टिस, इसलिए उन लोगों को दिक्कत होता है। वो लोगों को मैं देखा हूँ अच्छा खासा रेटिंग है, स्पोर्ट्स में 4 स्टार रेटिंग है, लेकिन उन लोगों को दिक्कत आ जाता है जब इंटरव्यू होता है, जो प्लेसमेंट जो होता है डायरेक्ट है सबका, कि वो लोग प्रॉब्लम तो सॉल्व करते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को देखिए एग्जाम से पहले आपको कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। जितना प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करोगे साथ साथ आप रिवाइज करो, वो इंपॉर्टेंट तब हेल्पफुल होता है इंटरव्यू में, आप खुद कॉन्फिडेंट रहोगे कि उससे घुमा फिरा कर सवाल पूछे जाते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन अगर सवाल इजी और डिफिकल्ट, मतलब इजी सवाल तो नोट डाउन नहीं करना है, इजी सवाल तो हो ही जाएगा। जो आपको लगता है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मतलब आ सकता है डिफिकल्ट, जो मुझे रिवाइज करना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो सकता है जहाँ पर आप मतलब इंटरव्यू टाइम में थोड़ा भी दिमाग में लगाओगे तो हो जाएगा। दिमाग जरूरत नहीं है सब क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, नोट डाउन करना है। कुछ सवाल होता है जहाँ पर आपका दिमाग में क्रैक, आपको लग रहा है ये वाला थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में आ ही नहीं सकता, ये वाला थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में आ ही नहीं सकता, तो मुझे थोड़ा इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका थॉट प्रोसेस। तो ऐसे सवाल को आप नोट डाउन करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसको थोड़ा टाइम बाद रिवाइज करो तो हो जाएगा। तो यही होता है कोडिंग करने का तरीका और फिर प्रिपरेशन करने का तरीका। एक होता है कोडिंग करना, एक होता है उस कोडिंग जो की है उसको यूटिलाइज करना इंटरव्यू में, और जो कोडिंग की हो, जो कोडिंग स्किल है वो भी इंटरव्यू में यूज ही नहीं कर पाते तो क्या फायदा। तुम अगर कोर्सशिप में अगर 5 स्टार रेटिंग है, लेकिन उस 5 स्टार रेटिंग है तुम यूज ही नहीं कर पाए कोडिंग इंटरव्यू में, फायदा क्या है, राइट? तो एक पार्टिकुलर तरीका होता है। कभी कभी ऐसा होता है एवरेज स्टूडेंट जो कोडिंग इतना नहीं आता है उसको, एवरेज स्टूडेंट में अच्छा खासा इंटरव्यू में परफॉर्म कर लेता है, क्यों? वो सिस्टमेटिक होता है, वो डिसिप्लिन वाइज में वो कोडिंग को लेता है, ऐसे नहीं वो बस बैठ गया एग्जाम देने के लिए वो कोड हो गया। और एक बात, लीड कोड का वीकली कॉम्पिटिशन तो करना ही है, वीकली जो सैटरडे संडे होता है, सैटरडे संडे वाला कॉम्पिटिशन उसको करना ही है। और लीड कोड को वीकली मिनिमम 6 आवर देना चालू कर दो, मिनिमम 6 आवर, एग्जाम को छोड़ के एग्जाम तो देना ही है, उसको छोड़ के भी 6 आवर तो देना ही है मिनिमम,
ये आप लोग का अच्छा है कि जो फॉलो करेगा वो आगे जाएगा, जो नहीं फॉलो करेगा आपको पता ही है क्या हो सकता है। सेकेंड ईयर में आ गए और एज ए टीचर मुझे बोलना है, बस गाइड करना है, बाकी सब तो आपको फॉलो करना है, मेरा क्या है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। Yes, sir. So I think today's session is over. We'll meet tomorrow. We'll see some questions which might probably come in this Saturday. Not exactly, but we'll see some interesting questions also, which might come help to solve problems in exam also, like GATE and other exams also. So the session is over. If anyone have any doubt, they can ask now. Otherwise, you guys can leave. The session is over. Sir, tomorrow 2 p.m. Yes, tomorrow 2 p.m. So you guys can please make the others know about this one, okay? Okay, So sir. that others can join the session also. Okay, sir. Okay, fine. So if anyone have any doubt, they can ask now, or you guys can leave. The session is over. Thank you, sir. After you guys leaving, and I'll quit the session.